हाँ, फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही शानदार टॉपिक, राजस्थान की बावड़ियाँ, प्रश्न आना तय हैं और फुल्ली अपडेट कर दिया गया है, बिल्कुल न्यू, एकदम नए जिलों के हिसाब से बिल्कुल नया अपडेट है, फुल्ली अपडेट है। राजस्थान की बावड़ियाँ आप जानते ही हो, मतलब वो सीढ़ीदार कुआं मान लीजिए, वो सीढ़ियाँ मतलब जो ऐसी चीज़ जिसमें पानी तो इकट्ठा किया जाता है ना, ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा, लेकिन उसमें सीढ़ियाँ भी लगी हुई, कम से कम 5-7 सीढ़ियों वाला ऐसा कोई भी पानी का सोर्स जिसमें पानी इकट्ठा होता हो, लेकिन 5-7 सीढ़ियाँ बनी हुई नीचे फिर जाके पानी भरना होता हो, वो बावड़ी के क्षेत्र में आता है। ये राजस्थान के मतलब अपने संस्कृत के वर्ड होता है वापी, वापी या वापिका से बना। मैं थोड़ी सी थ्योरी हमेशा लिखाने की मेरी आदत है ताकि एक हिस्ट्री पूरी समझ में आए, और सिविल सर्विसेज वाले अगर तैयारी करनी है तो खूब सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं। तो हिंदी में बावड़ी जो शब्द है वो संस्कृत के वापी या वापिका से बना है, ठीक है, जिसका तात्पर्य है कि जहाँ जल स्तर तक पहुँचने के लिए, भाई जैसे पानी खोदा हुआ है उसके पास पहुँचने के लिए 5 या 7 सीढ़ियों की श्रृंखला बनी होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कि बावड़ी है, या वापी को स्टेप वेल्स बोलते हैं। स्टेप वेल्स का मतलब बावड़ी, बावड़ी इंग्लिश में क्या बोला जाता है, स्टेप वेल्स। और ध्यान रखना, हिंदी मीडियम वाले भी बावड़ी शब्द ना के स्टेप वेल्स भी आता है ना, अभी उन पढ़ेंगे बावड़ियों का शहर या सिटी ऑफ स्टेप वेल्स, है ना, वो भी आगे लेंगे। तो मतलब हर चीज़ समझनी है, प्रॉपर हिंदी में मत रह जाना, इंग्लिश वर्ड भी आते हैं। भाई राजस्थान को पहले राजपूताना नाम से जाना जाता था, ठीक है, तो राजपूताना में जब राजस्थान राजपूताना था उस टाइम पर भी बावड़ी आदि जो भी पानी के संग्रहण के क्षेत्र होते थे उनको अलग से एक डिपार्टमेंट बना हुआ था, इमारत खाना, ठीक है ना, अलग विभाग होता था, क्योंकि पानी का महत्व शुरू से ही राजस्थान में है, क्योंकि यहाँ पर बारिश कम होती है तो पानी को स्टोर करके रखना बेहद ज़रूरी है, इसलिए अलग से इमारत खाना नाम का एक अलग विभाग राजपूताने में भी होता था। इसका मतलब पानी का बड़ा योगदान है। फिर एक थोड़ी थ्योरी पे जाते हैं अपन कि जो बावड़ी शब्द है वो रहट ये और बावड़ी ये 2 शब्द हैं। रहट का मतलब वो अपन कुएं मान सकते हैं, जो वो घृणी से होते हैं जो घूमती है, रहट उस पर लगा हुआ था। तो रहट और बावड़ी 2 विशेष प्रकार के कुएं जो शकों का शासन हुआ था राजस्थान में, बेसिकली जालोर साइड में, हूण, कुषाण, शक ये अपन पढ़े थे, तो शकों द्वारा भारत में लाए गए थे। मतलब ये एक तरीके से कुएं हैं, पानी के 2 ऐसे सोर्स, रहट और बावड़ी, जिनको नाम दिए गए। ये शक राजस्थान में लेके आए थे क्योंकि राजस्थान में जालोर भीनमाल वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर शकों का शासन था। ये भी एक आप थोड़ी सी थ्योरी अटका लेना, काम आएगी। फिर एक ग्रंथ है अपराजित पृच्छा, ठीक है ना, भुवन के द्वारा लिखा गया, इसके लेखक भी है भुवन, है ना, तो भुवन के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। इस ग्रंथ में क्या है, आपको इस ग्रंथ के अंदर नहीं जाना क्या वगैरह, ये ग्रंथ है जिसमें बावड़ियों के 4 प्रकार बताए गए। ये आरबीएसई माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों में चीज़ मेंशन है, इसलिए मैंने सोचा कंटेंट ले लेना बहुत ज़रूरी है। आजकल प्रश्न वो इतना ऊपर से नहीं आते हैं, डीप आने लग गए, ठीक, छोटे छोटे पेपरों में डीप आने लगे, वन रक्षक जैसे पेपरों में, ठीक है, इसलिए कोई सा क्वेश्चन आ सकता है। तो ग्रंथ है अपराजित पृच्छा, इसमें बावड़ियों के 4 प्रकार बताए गए हैं, नंदा, भद्रा, जया और सर्वतोमुख। नंदा, भद्रा, जया, सर्वतोमुख, ये बावड़ी के 4 प्रकार बताए हैं। नंदा जिसमें 1 प्रवेश द्वार होता है, 3 कूट होते हैं, कूट का मतलब किनारे, जो कूटें होती है ना भाई, इस मकान के 3 कूट है, 4 कूट है, जो किनारे होते हैं उसको कूट बोला जाता है। भद्रा में 2 द्वार 6 कूट होते हैं, जया में 3 द्वार 9 कूट होते हैं, सर्वतोमुख में 4 द्वार 12 कूट होते हैं, ठीक है। और जो मनोकामना के लिए जैसे माना जाता है ना कि ये बावड़ी बनवा दी या इस बावड़ी से पानी पिएंगे तो मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, एक बावड़ी का प्रकार है नंदा, वो है, उसको मनोकामना पूर्ण बावड़ी भी माना जाता है। वैसे भी नाम में नंदा है, भगवान कृष्ण से रिलेटेड है, तो आप समझ जाओगे कि ये तो भगवान कृष्ण, मतलब भगवान से रिलेटेड जो भी होगी वो बावड़ी है, जो भी कोई सोच सको मनोकामना पूर्ण वाला तो हो गया होगा। बावड़ियों के आर्किटेक्ट या वास्तुकार को बोला जाता है कागरिया। वैसे वो कारीगर से ही कागरिया बनाया, तो आपको ऐसे लगभग कारीगर मतलब वर्ड वही है, आगे पीछे है। एक कालिदास का ग्रंथ है मेघदूत, ठीक है, उस मेघदूत में भी बावड़ी निर्माण का उल्लेख है। इट मीन्स ये कि बावड़ी बहुत हमारे प्राचीन सामग्री कही जा सकती है, प्राचीन स्ट्रक्चर कहा जा सकता है पानी को स्टोरेज करने का, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट हैं
जो बड़े मुश्किल से आपको तो मुश्किल है मिलना, ये कि ऑथेंटिक बुक्स में जब बड़ी पढ़ाई करते हैं अपन, सिविल सर्विस करते हैं, तभी से निकल के आती है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक्स का कंटेंट भी है, आरबीएसई माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का कंटेंट भी है, हिंदी ग्रंथ अकादमी का कंटेंट भी है, ठीक है। बहुत सारी बुक्स का कंटेंट इकट्ठा होने के बाद में से निकल के आती है, तो इनको भी आपको मेंशन कर लेना चाहिए। बहुत ईजी और समझदारी वाला काम रहेगा। अब अपन एक एक बावड़ी उठाएंगे, जहाँ से सीधे से प्रश्न एग्जाम में आते हैं। सबसे पहली पर बात करेंगे भाई, देखो अपन कोई भी बात करते हैं ना, प्राचीन क्या थी, मतलब सबसे पहले की क्या थी, तो सबसे प्राचीन, राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी अगर आपसे पूछे तो वो है लोहिनी बावड़ी। लोहिनी बावड़ी बनी हुई कहाँ पर है? बसंतगढ़ जगह पड़ती है, सिरोही में। तो लोहिनी बावड़ी अगर आप स्ट्रक्चर देखना चाहिए तो ऐसी कुछ है, बहुत ही प्राचीन है, मतलब आपको देखोगे तो पुरानी सी लगेगी। ये देखो पानी पानी सा एकदम, मतलब ऐसा लगता है नाला जैसा, और मतलब ज़्यादा वो नहीं, क्योंकि प्राचीन है ना, तो प्राचीन का मतलब ज़्यादा उतनी कोई इसमें टेक्नोलॉजी नहीं लगाई गई है। तो बसंतगढ़ सिरोही की लोहिनी जो बावड़ी, वैसे भी डायग्राम देखने की जरूरत नहीं है ज़्यादा, क्योंकि एग्जाम में पिक्चर या डायग्राम दिखा के आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। बसंतगढ़ सिरोही है। निर्माण किसने करवाया, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो चौहान शासक थे विग्रहराज द्वितीय, उनकी पत्नी लोहिनी। एक बात का ध्यान रखना, लगभग बावड़ियों का निर्माण रानियों के द्वारा कराया गया है, राजाओं की रानियों के द्वारा, ठीक है। और फिर एक ट्रेंड चल पड़ा, वो तो खैर होता ही है, फिर जब राजा की उस रानी बनवाई तो वो कहती मैं भी बनाऊंगी, मतलब वो तो क्या बनाएगी, राजा काम करेंगे बट रानी के नाम से हो जाएगा। तो चौहान शासक विग्रहराज द्वितीय की पत्नी लोहिनी के द्वारा लोहिनी बावड़ी बनवाई गई। राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। एक तो जगह वेरी इंपॉर्टेंट होती है, हर किसी की बावड़ी की जगह बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी बावड़ी कहाँ है। तो एक तो जगह देख लेना, और ये देखना है कि सबसे प्राचीन बावड़ी, और एक है स्वप्नों में बनी बावड़ी। रानी को सपना आया कि मैंने वहाँ पर एक बावड़ी बना दी, राजा जी को सुबह उठते ही बताया, राजा जी का चल तेरा सपना सच्चा हो गया, बनवा देते हैं, ठीक है। तो स्वप्नों की बावड़ी ये है लोहिनी बावड़ी, तो जगह बसंतगढ़ सिरोही। रानी जी की बावड़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो नाम क्या है, रानी, और रानी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्वीन। एग्जाम प्रश्न आया हुआ है, क्वीन स्टेपवेल। क्वीन मतलब रानी, स्टेपवेल का मतलब बावड़ी। तो ऐसे प्रश्न नॉर्मल इंग्लिश है, कोई हाई लेवल की इंग्लिश नहीं है ये। तो क्वीन स्टेपवेल या फिर रानी जी की बावड़ी कहाँ पर है, बूंदी में। और बूंदी में तो आप जितनी बावड़ियाँ याद कर सकते हो कर लो, बूंदी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। बूंदी तो ये तो मतलब बावड़ी का शहर है बूंदी, भयंकर तरीके से बावड़ियाँ हैं इसमें, ठीक है। लेकिन अभी अपन रानी जी की बावड़ी की बात करते हैं। रानी जी की बावड़ी का निर्माण कराया था अनिरुद्ध सिंह राजा है ना, उनकी रानी लाड कंवर नाथावती ने। और टाइम पीरियड भी ध्यान रख लेना इसका, तो 1699 लाड कंवर ने रानी जी की बावड़ी का निर्माण कराया बूंदी में। अब थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। ये बावड़ी बावड़ियों का सिरमौर है, मतलब बावड़ियों में सर्वश्रेष्ठ बावड़ी है तो रानी जी की बावड़ी है, बावड़ियों का सिरमौर, ठीक है। इस बावड़ी को बुआ भतीजी की बावड़ी भी कहा जाता है, कर लेना याद। इस बूंदी शहर में सैकड़ों की संख्या में बावड़ियां हैं, इसलिए इसी कारण बूंदी शहर को सिटी ऑफ स्टेपवेल्स या फिर बावड़ियों का शहर भी कहते हैं। सिटी ऑफ स्टेपवेल्स या बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं, बूंदी को कहते हैं। जैसे सैकड़ों की अगर देखें अपन तो कौन कौन सी बावड़ियां हैं, अनारकली की बावड़ी। अनारकली की बावड़ी का निर्माण कराया था राजा शत्रुशाल की रानी थी, उसकी भी दासी, ठीक है, नाथावती रानी थी इनकी भी, उसकी दासी थी अनारकली, उसके द्वारा अनारकली की बावड़ी का निर्माण कराया गया। काका जी की बावड़ी, काका जी की बावड़ी महारानी आली के द्वारा निर्माण, याद कर लो ये बूंदी की बावड़ियाँ हैं। अनारकली की बावड़ी, काका जी की बावड़ी, तुला बावड़ी, मेघदूत बावड़ी, चिश्तिया बावड़ी, नादर घूस बावड़ी, रंडी की बावड़ी, गुल्ला बावड़ी। जी गुल्ला बावड़ी को गुलाब बावड़ी भी कहते हैं, पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। ये सारी बावड़ियाँ कहाँ पर है, बूंदी में। अभी बूंदी पूरी नहीं हुई है, ये तो देखना ही देखना। अनारकली, काका जी, तुला, मेघदूत, चिश्तिया, नादर घूस, रंडी, गुल्ला, ये तो अपन को देखना है। इसके अलावा और कौन कौन सी देखो, इसके अलावा ये और है नारू जी की बावड़ी, चंपा बावड़ी, पठान बावड़ी, काला जी की बावड़ी, ये भी बूंदी में ही है, ठीक है। और धाबाई जी की बावड़ी, ये भी बूंदी में ही है, धाईकुंड भी कहते हैं इसको। जगह नानकपुरी अगर आपको याद नहीं रहती कोई बात नहीं, बूंदी तो मत भूल जाना, धाबाई जी की बावड़ी बूंदी। फिर भावल देवी की बावड़ी, ये भी बूंदी में ही है, सेठ जी का चौक बूंदी। लेकिन ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, ये पूछी गई क्वेश्चन में, पूछा गया है ये प्रश्न
कि ऐसी कौन सी बावड़ी जो इंग्लिश के एल वर्ड की तरह बनी, एल की तरह, जैसे 90 डिग्री का साइन होता है। तो ये भावल देवी की बावड़ी जो बूंदी में है वो अंग्रेजी के एल फॉर लोइन जो होता है उस जैसे स्ट्रक्चर उसका मतलब उसकी बनावट है, ठीक है। बाकी नारूजी, चंपा, पठान, खालाजी ये भी बूंदी में ही बनी हुई है। ये सारी बावड़ियाँ जितनी पढ़ सकते हो मेरे हिसाब से 1 2 3 4 5 6 के बाद में आप देखेंगे तो 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है, 14 और एक रानी जी खुद की 15। ये 15 बावड़ियाँ के भाई नाम याद कर लेना। मतलब याद करने की जरूरत नहीं है। आप ये मत सोचो कि 15 नाम याद थोड़ी होती, याद किसी को नहीं होते। पढ़ लो ना तो दिमाग में इमेज बन जाती है, ऑप्शन पर टिक मारोगे ये गारंटी है, ठीक है ना। लेकिन कम से कम 7-8 बार पढ़ना जरूर है, फिर लाइव टेस्ट देने हैं। रानी जी की बावड़ी जो है उसका जो तोरण द्वार, जो मेन गेट है, वो तोरण द्वार द्वारा हाथी को पानी पीते हुए बड़ा शानदार दिखा है। ऐसा लगता है जैसे हाथी उस बावड़ी से पानी पी रहा है। उस तोरण द्वार पे ऐसा उस हाथी को प्रदर्शित किया गया है रानी जी की बावड़ी में। तो ऐसा प्रश्न भी आ जाता है कि ऐसी कौन सी बावड़ी है जिसके तोरण द्वार पर हाथी को जैसा ऐसा मानो कि पानी पी रहा हो दर्शाया गया है। तो रानी जी की बावड़ी, ठीक है, नोट लिख लेना लास्ट में, ये भी काम आएगा। नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मत कहता हूँ विश्व प्रसिद्ध है, चांद बावड़ी, ठीक है ना। मतलब ये सीढ़ियाँ देखो इसकी एकदम भूल भुलैया की तरह। गेम जो भूल भुलैया होता है, मैंने आपको जो मूसी रानी की छतरी के टाइम पर दिखाया था वहाँ पर व्लॉग में। ये देखो छतरियाँ, मतलब ऐसी छतरियाँ हैं, सॉरी वो सीढ़ियाँ हैं, इन सीढ़ियों को अपन गिन नहीं पाते। जैसे भूल भुलैया गेम में फंस जाते हैं वैसे फंस जाओगे, किधर से गिन नहीं पाओगे। हालांकि लोग कहते हैं कि लगभग 1300 के आसपास सीढ़ियाँ हैं, लेकिन इसको आप गिन नहीं पाओगे। ये ऐसी सीढ़ियाँ बनी हुई, ठीक है। तो ये चांद बावड़ी है। आबानेरी दोसा एक जगह पड़ती है, आबानेरी दोसा में, वहाँ की विश्व प्रसिद्ध है चांद बावड़ी। पहली बात तो ये कि जगह कहाँ पर, तो आबानेरी दोसा में। निर्माण किसने करवाया, तो निर्माण करवाया मिहिर भोज ने। और मिहिर भोज का नाम आते ही दिमाग में क्या याद आती है, गुर्जर प्रतिहार। पढ़े थे अपन ने, मिडाइवल हिस्ट्री के 12 क्लास अपलोड है, 12 क्लास मैंने अपलोड कर रखी है लाइव। उसमें सबसे पहले अपने गुर्जर प्रतिहार वंश पढ़ा था, उसमें मिहिर भोज राजा पड़ा था। मिहिर भोज का नाम चांद या निकुंभ चांद भी है, ध्यान रखना। मिहिर भोज को चांद के नाम से भी जाना जाता था, इसलिए अपने नाम से इन्होंने बावड़ी बनाई, उसका नाम भी चांद बावड़ी रख दिया। तो निकुंभ चांद मिहिर भोज का ही नाम है, अपने नाम से ही चांद बावड़ी नाम रखा था, ध्यान रखना। कब बनाई थी मिहिर भोज ने, इसका निर्माण कब किया था, 9वीं शताब्दी में आबानेरी दोसा में चांद बावड़ी का निर्माण मिहिर भोज ने किया था। अब सीधी सी बात है, राजा मिहिर भोज है तो कौन से काल की होगी ये, तो गुर्जर प्रतिहार कालीन होगी। गुर्जर प्रतिहार काल की शैली किसे द्वारा बनी होगी, क्योंकि देखो होता क्या है, जैसे पहले के मकान किसी और डिज़ाइन में बनते थे तो वो उस टाइम की शैली थी। अब के मकान कुछ और तरीके से बनने लगे, आरसीसी बनने लगे, ये अलग तरह की शैली है। मतलब वही है जैसे गुर्जर प्रतिहार कालीन था। गुर्जर प्रतिहार का मतलब 8वीं से 12वीं सदी, 8वीं से 12वीं सदी जो है वो गुर्जर प्रतिहार काल है, अपने बात की थी ना। तो ये जो टाइम पीरियड था, इस टाइम में जो भी शैली चलती थी उसमें ये बनी हुई बावड़ी है। सबसे बड़ी बात, विश्व की सबसे गहरी बावड़ी 70 फीट गहरी है, 70 फीट विश्व प्रसिद्ध है। विश्व में इतनी गहरी कोई बावड़ी नहीं है, ठीक है। 70 फीट गहरी है, 13 मंजिल, इसमें बहुत ही गजब की बावड़ी है। तो विश्व की सबसे गहरी बावड़ी 70 फीट जमीन के लेवल से नीचे है, ठीक है। इस बावड़ी की सीढ़ियों को गिना नहीं जा सकता, क्योंकि वो भूल भुलैया रूप में है। भूल भुलैया मतलब उलझ जाते हैं, अरे यार क्या था, अरे यार कहाँ था, अरे यार, क्योंकि वो ऐसा आपस में मिक्स मैच हो रही है, जैसा मैंने आपको भी दिखा दिया। तो इस बावड़ी की सीढ़ियों, प्रश्न ऐसे आ जाते हैं कि ऐसी कौन सी बावड़ी जिनकी सीढ़ियों को गिना ही नहीं जा सकता, वो चांद बावड़ी आबानेरी दोसा। ये बावड़ी तिलिस्म में स्थापित, तिलिस्म का मतलब जो भूतिया होते हैं ना, भूती मूवी दिखाई जाती है भूतों वाली, वो तिलिस्म में स्थापत्य या पद्धति के लिए प्रसिद्ध है। और एक बात मैंने आपको पहले भी एक कहानी सुना रखी है, इसमें 2 गेट है, एक तो अंधेरी और एक उजाली, 2 गेट है अंधेरी उजाली करके। और इसमें कहा जाता है कि एक बारात आई थी तो वो अंधेरी गेट में घुसी थी, ठीक है। और अंधेरी गेट में घुसी थी, उसके बाद में कहते हैं कि वो बाहर ही नहीं निकली। तो अब भी जैसे वहाँ पर एक जो है दोसा, आबानेरी दोसा, उस इलाके में जब भी कोई जैसे शादियाँ होती है, नाइट में बारात आती है, तो अगर वो लेट हो जाती है तो यही बात कहते हैं कि मतलब हर कोई लोग वहाँ के कहते हैं, ये कहते हैं कि कहीं बारात अंधेरी में तो नहीं चली गई, ठीक है। तो ऐसी परंपरा है। बावड़ी के प्रवेश द्वार के आगे बाईं ओर अंधेरी व उजाली, 2 छोटे प्रवेश द्वार है। और सबसे बड़ी बात, इस बावड़ी के सामने
हर्षद माता का मंदिर भी बना हुआ है, ठीक है ना। प्रश्न आया हुआ है हर्षद, ऐसी कौन सी बावड़ी जिसके सामने हर्षद माता का मंदिर बना हुआ है, ठीक है। तो हर्षद माता का मंदिर बना हुआ है चांद बावड़ी अबन्य दोसा, ठीक है। और बावड़ी की आकृति तारे जैसी है, इसको इसलिए तारे नुमा या फिर तारा वाली बावड़ी भी कहते हैं, ठीक है। ये तो अबन्य दोसा होगी। एक नोट कंफ्यूजन कर देगा आपको, ये नोट वैसे लिखा है कि एक चांद बावड़ी जोधपुर में भी है, ये तो दौसा में है ही है, प्लस एक चांद बावड़ी जोधपुर में भी है, जिसका निर्माण राव जोधा की पत्नी चांद कंवर के द्वारा किया गया था। चांद कंवर खुद सोनग्रा चौहान है ना भाई, अपने चौहानों की एक शाखा पड़ी थी सोनग्रा चौहान, तो चांद कंवर सोनग्रा चौहान थी, इसलिए इस बावड़ी को चौहान बावड़ी भी कहते हैं, क्योंकि रानी का जो सरनेम है रानी अपने पीर के हिसाब से, ताकि थोड़ा ऐसे पीर में भी लगे कि मेरे नाम की बावड़ी है, ठीक है। राजाओं के तो वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, बहुत राजा तो वो ऑलरेडी इतना निर्माण करवा देते हैं। तो चांद बावड़ी जोधपुर जो है राव जोधा की पत्नी चांद कंवर द्वारा करवाई गई। चांद कंवर सोनग्रा चौहान थी, इसलिए इस बावड़ी को चौहान बावड़ी भी कहा जाता है। नौलखा या नवलखा बावड़ी डूंगरपुर, बहुत इंपॉर्टेंट है, जगह विशेष को लेकर डूंगरपुर याद रखना। और ये आप देख सकते हो बहुत ही प्यारी सी बनी हुई है, खैर बावड़ियाँ देखने की जरूरत नहीं है, आप आराम से सर्च करके देख सकते हो, कोई वो बात नहीं है। नवलखा है, नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में है। निर्माण महारावल आस्करण उनकी पत्नी, क्योंकि रानियां बनाएगी लगभग, पत्नी जिसका नाम प्रेमल देवी है, 1602 ईस्वी में प्रेमल देवी ने इसका निर्माण कराया। प्रेमल देवी वैसे ससुराल का नाम है, पीहर का नाम इनका ताराबाई है, ये तो सुन भी रखा होगा। खूब सारे नाम आजकल कार्ड में कुछ और होते हैं और घर पे कुछ और होते हैं, ये अकॉर्डिंग टू आज के लोग बाग नाम जैसे कहते हैं ना कि ये नाम ठीक नहीं है, ससुराल में कुछ अलग ही नाम जाना जाता है, तो चेंज हो जाता है। लेकिन अपने प्रश्न ये बनता है कि यहाँ पर प्रेमल देवी रानी के नाम से है, तो एग्जाम में क्या बता जाए कि ऐसी नवलखा बावड़ी या फिर ऐसी कौन सी बावड़ी जिसका निर्माण ताराबाई ने करवाया, ऐसी कौन सी बावड़ी जिसका निर्माण प्रेमल देवी ने करवाया, आस्करण की पत्नी। तो ध्यान रखना, दोनों नाम अपन को देख लेने चाहिए। वास्तुकार लीलाधर है, आर्किटेक्ट इसको डिजाइन देने वाले, ठीक है। इस बावड़ी के किनारों पर शिव पार्वती की प्रतिमा लगी हुई है। फिर नौ चौकी, नौ वाले एक साथ याद कर लेते हैं। नौ चौकी है ना, नौ चौकी, इस नौ चौकी में नौ का बड़ा अद्भुत यूज किया गया है, लेकिन ये नौ चौकी पाल राजसमंद झील, राजसमंद में, राजसमंद नया जिला बन गया तो राजसमंद में है। निर्माण राणा राज सिंह सिसोदिया के द्वारा गोमती नदी के प्रवाह को रोककर, ध्यान रखें यहाँ पर राजा खुद करवाने, रानी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो राणा राज सिंह सिसोदिया द्वारा करवाया गया था। गोमती नदी के प्रवाह पानी को रोककर इस बावड़ी में नौ का बड़ा अद्भुत प्रयोग किया गया है। कैसे? लंबाई 999 फीट, चौड़ाई 99 फीट, प्रत्येक सीढ़ी 9 इंच ऊंची, 9 इंच चौड़ी, प्रत्येक छतरियां अंदर जो बनी हुई उसमें 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई छतरियां हैं। तो ये भी नौ चौकी पाल भी ध्यान रखना। लेकिन मैंने एक चीज़ आपके लिए बॉक्स बंद करके लिखी है, देखो मेहनत प्रयास करता रहता हूँ आपके लिए। अब आप मेरी अहमियत को, मेरी मेहनत को कितना समझते हो वो आप पर डिपेंड करता है। ये कंटेंट आपको सिविल सर्विसेज का मिल रहा है, राजी करने की आदत नहीं है, ढंग से पढ़ लेना, टाइम लगता है, लेकिन जो मिलता है वो 100% मिलता है। दुनिया से अलग रहोगे, मैंने कहा भीड़ से अलग रहना तो कुछ डिफरेंट पढ़ना पड़ेगा। ये मैंने चीज़ें इसलिए लिखी है कि यहाँ से प्रश्न बड़ा कन्फ्यूजन पैदा कर देता है। इसलिए नवलखा नाम को देख के घबराना मत। नवलखा झील या बांध पूछे तो बूंदी में, नवलखा महल पूछे तो उदयपुर में, नवलखा दुर्ग या फोर्ट या किला पूछे तो झालरापाटन झालावाड़ में, और नवलखा दरवाजा पूछे तो रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में। ठीक है ना, ये भी बॉक्स बंद करके लिखना, साइड में बातें हैं लेकिन नाम नवलखा 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 है ना, इसलिए मैंने कहा कि कंटेंट इकट्ठा मिल जाए, कोई भी एमसीक्यूज कहीं भी टकराए तो कन्फ्यूजन का कोई नाम नहीं हो। केला बावड़ी डूंगरपुर, ये जानबूझ के मैंने डूंगरपुर साथ में रख दिया आसपास। ये देखो ये भी डूंगरपुर, ये नौलखा भी, तो नौलखा भी डूंगरपुर है। और केला बावड़ी, केला देवी नाम आ गया, वो तो करौली माता जी है। तो केला बावड़ी डूंगरपुर निर्माण किया था महारावल जसवंत सिंह की राठौड़ रानी गुमान कुंवरी के द्वारा निर्माण किया गया है। केला बावड़ी डूंगरपुर का बिल्कुल नया कंटेंट है, अपडेट है। डेसा गांव की बावड़ी डूंगरपुर निर्माण किया था रावल कर्ण सिंह की रानी माणक दे ने। ध्यान रखें, डेसा गांव की बावड़ी डूंगरपुर, ये डूंगरपुर वाली बावड़ियां हो गई। फिर है त्रिमुखी बावड़ी। त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर में है, चिंता करनी नहीं है। त्रि में भी 3 और वैसे उदयपुर में भी 3, ठीक है ना, उदयपुर में भी 3, त्रि में भी 3, तो याद हो जाएगा। त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर में है। निर्माण महाराणा राज सिंह की पत्नी राम रस्ते द्वारा।
इसके वास्तुकार या शिल्पी आर्किटेक्ट थे नाड़ूगोड़। याद रखना, जैसे ज़्यादा ये नहीं आता, ज़्यादा तो यही आता है कि बावड़ी है कहाँ पर, लगभग जगह विशेष ज़्यादा पूछी जाती है। वीरूपुरी बावड़ी उदयपुर में है। ये वीरू रानी वाली कहानी मैंने आपको सुनाई थी कि ये वीरू रानी है, और वीरू और पुरी नाम पड़ने के पीछे कहानी ये है कि पलाना गांव पड़ता है उदयपुर में ही, गांव है एक, वहाँ पर एक जो मैंने अपने पढ़ा था जब साधु संत तक पढ़े थे, वो लोक देवता पढ़े थे, तो उस टाइम पर आपने अपने एक चीज़ पढ़ी थी कि शायद ये जो है धूणी लगाते हैं अपनी बाबा जो होते हैं, धूणी मान लो, एक मंदिर मान लो, एक चबूतरा मान लो, अपना एक स्थान जहाँ से वो अपना उपदेश देते हैं या फिर भक्तों के कोई झाड़ा फूंक देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, वो एक जगह होती है। तो पलाना गांव में नाथ साधुओं की धूणी थी, और ये किसी ने वीरू रानी को बताई कि यहाँ पर एक नाथ साधुओं की धूणी है, वहाँ से हर मनोकामना पूर्ण होती है, और बहुत ही अच्छे पुरी जी बैठते हैं वहाँ पर, क्योंकि जो पंडित जी थे उनको पुरी जी कहा जाता है, नाथ साधु है वो। तो फिर रानी क्या है कि निसंतान थी, इनके संतान नहीं थी, तो रानी जी कहा कि ठीक है, अगर मनोकामना पूर्ण होती है तो फिर वहाँ जाऊँगी, देखिए क्या मामला है। तो ये वहाँ पर उनके पास में जाती है, वहाँ से आशीर्वाद लेती है कि मेरे संतान नहीं है, अगर मेरे संतान मिलती है तो मैं प्रसन्न होंगी, मेरा आशीर्वाद। तो बोले बिल्कुल आशीर्वाद है, आपकी संतान हो जाएगी। तो फिक्स 9 महीने बाद में या फिर एग्जैक्ट टाइम में जो रानी के टाइम जो है संतान हो जाती है। तो रानी उससे प्रसन्न होती है और राजा से भी बात करती है, और इस खुशी में उनको, उन पुरी जी को 25 बीघा ज़मीन इस पलाना गांव में देते हैं। और फिर पुरी जी सोचते हैं कि यार ज़मीन तो दे दी, पर अपने पास में इतना सोर्स नहीं, क्या करें। तो राजा से और रानी के थ्रू बात करते हैं कि भाई यहाँ पर एक ऐसी चीज़ बनाई जाए जो आने वाली पीढ़ियाँ याद रखे। तो फिर राजा जी ने और रानी ने सबने सोचे, कहा कि पुरी जी ने कि चलो एक यहाँ पर एक बावड़ी बनवा दी जाती है। तो क्योंकि पानी का सोर्स है, मजबूत बावड़ी बने, कभी कुछ बिगड़ेगा नहीं, 7 पीढ़ी आने वाली जनरेशन याद करेगी। तो वीरू रानी का नाम है, पुरी जी दो, वो इनके नाम क्या नाम, जो पंडित जी वो पुरी जी है, इसलिए वीरूपुरी नाम पड़ा। ठीक है, तो ये नाथ साधुओं की धूणी थी, वीरू रानी संतान थी, और इस धूणी के पुरी का आशीर्वाद पाया, उसके बाद में ये ज़मीन दी गई और वहाँ पर वीरूपारी बावड़ी उदयपुर में बनाई गई। नेक्स्ट है एक चट्टान की बावड़ी, मंडोर, जोधपुर ग्रामीण या जोधपुर एक ही बात है। इसको रावण की चौरी कहते हैं, क्योंकि ये मंडोर जो है ना, मंडोर एक पर्वतमाला है। ठीक है, मंडोर पर्वतमाला को या मंडोर की एक चट्टान को चीर के बनाई गई बावड़ी है। बिल्कुल अंदर ऐसा लगता है जैसे डरावना सा सीन हो, उसी में सीढ़ियाँ बनाई गई है, अंदर ही अंदर चट्टान में ही, और उसी के अंदर से ही रास्ता निकाला गया। तो ऐसा लगता है रावण की चौरी हो। चौरी जानते हो, जैसे अपने सिस्टर की शादी हो तो घर में चौरी बनाई जाती है, जहाँ पर फेरे होते हैं, पंडित जी हवन कराते हैं, वही है। तो रावण की चौरी भी फेमस वर्ड है कि रावण की चौरी किस बावड़ी को कहा जाता है, तो वो बावड़ी है एक चट्टान की बावड़ी, मंडोर जोधपुर। ठीक है, मेड़तनी की बावड़ी या भूत बावड़ी झुंझुनू, निर्माण झुंझुनू शासक शार्दुल सिंह की पत्नी बखत कंवर मेड़तनी द्वारा करवाई गई थी, इसलिए मेड़तनी सरनेम होता है, तो सरनेम में मेड़तनी की बावड़ी या भूत बावड़ी झुंझुनू। अब मैंने 2 और एक्स्ट्रा लिख दिए झुंझुनू में, खेतानू की बावड़ी भी झुंझुनू में है, और तुलस्यानू की बावड़ी भी झुंझुनू में। नंबरिंग कोई बात नहीं, नंबरिंग आगे पीछे हो जाएगा वैसे भी, क्योंकि आपको पता है बूंदी में पढ़ ली 15 तो पन्ने, तो नंबरिंग भले ही मत करना, अपने हिसाब से कर लेना वरना। ठीक है, नवलगढ़ बावड़ी भी झुंझुनू, तो झुंझुनू एक साथ कर दिया मैंने, वो काफ़ी मेहनत की, वो एक आधा ऊपर नीचे हो भी जाए तो एडजस्ट कर लेना। फूल बावड़ी या शतकूप, वेरी इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान रखना, कुछ चीज़ें ऐसी ऑथेंटिक आज आपको इस बावड़ी मिल रही है जो बिल्कुल यूनिक है। सीधे सीधे प्रश्न आजकल नहीं आने लग रहे हैं, आजकल डीप जब कभी पेपर बनता है, देखो सारा पेपर मुश्किल नहीं होता, 7-8 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर कोई नहीं कर सकता, वो ही करता है जो वाकई कुछ यूनिक, कुछ हटके पड़ा है, और वो उसको बहुत आगे कर देते हैं। ठीक है, तो फूल बावड़ी और शतकूप डीडवाना कुचामन में, नया जिला वैसे नागौर का पार्ट था पहले, अब डीडवाना कुचामन हो गया। नासिर बावड़ी खैरतल तिजारा, ये अलवर से अलग हो गया, खैरतल तिजारा। चमना बावड़ी शाहपुरा, शाहपुरा वैसे भीलवाड़ा में आता था लेकिन अब शाहपुरा खुद जिला बन गया। चमना बावड़ी शाहपुरा, महाराजा उमेद सिंह की पत्नी चमना नाम के गायिका थी, उसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया 1858 में। लवाण की बावड़ी, गढ़ बावड़ी, दक्कनियों या दक्षिणियों की बावड़ी या मराठों का कुआ, ये सारे ही नाम एक ही लवाण को ही कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लवाण एक जगह पड़ती है दौसा में, ठीक है ना, तो लवाण दौसा में एक जगह पड़ती है, बिल्कुल ये वहाँ पर बनी हुई है। इसको अगर आप बाहर से देखोगे तो ये आपको कुएं जैसी नजर आएगी। रास्ता इतना संकड़ा है इसके अंदर कि एक बार में केवल एक ही व्यक्ति जा सकता है, और ये बड़ा सोच समझ के बनाया जाता था।
वरना भीड़ ना उमड़े, एक जना जाके वापस आएगा, एक एक आते जाओ, मतलब ना पानी का ज़्यादा वेस्टेज, क्योंकि लोग जहाँ ईजी सुविधा होती है वहाँ ज़्यादा जाना पसंद करते हैं, लेकिन जहाँ मुश्किल होगा वो 5 गड्ढे की जगह 3 ही लाएगा, रहने दो यार बड़ा मुश्किल है पानी लाना, तो काफ़ी स्टोरेज बचत भी होती है इससे। बटाड़ू का कुआं बाड़मेर में नहीं है, बालोतरा नए जिले में चला गया, पहले बाड़मेर में था, वेरी इंपॉर्टेंट है बटाड़ू का कुआं। बटाड़ू कुआं बालोतरा रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। निर्माण रावल गुलाब सिंह ने, सिंधरी के ठाकुर थे रावल गुलाब सिंह ने बटाड़ू के कुएं का निर्माण किया। इसी के साथ में जैसलमेर वाली बात भी यहीं लिख लेते हैं। चांदन नलकूप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। थार का घड़ा या फिर रेगिस्तान का अमृत सरोवर कहा जाता है चांदन नलकूप जैसलमेर में, और ये बटाड़ू का कुआं बालोतरा। दोनों एक साथ पढ़ना भाई। रेगिस्तान का जल महल कौन है? बटाड़ू कुआं। रेगिस्तान का अमृत सरोवर कौन है? चांदन नलकूप। बटाड़ू कुआं कहाँ पर है? बालोतरा में। चांदन कहाँ पर है? जैसलमेर में। मोरा कुंड ये सवाई माधोपुर में एक कुंड है। नारायणी माता का पीहर है। राजा मोहरध्वज की नगरी है मोरा, ये अपने कुंड के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर देवनारायण जी भगवान का बड़ा प्रसिद्ध मंदिर भी एक बना हुआ है। जोधपुर में लगातार याद कर लो, नादर जी की बावड़ी, तापी बावड़ी, मैंने 3-4 और जोड़ दिए, जालप बावड़ी, तुवर जी का झालरा, पनराई जी की बावड़ी, रानीसर पद्मासर सरोवर जोधपुर, एंजन बावड़ी, एंजन वेरी इंपॉर्टेंट है, हाथी बावड़ी वेरी इंपॉर्टेंट, नैन्सी बावड़ी, ये सारी बावड़ियाँ ही जोधपुर में, लगातार याद कर लेना। ये सब की सब कहाँ पर है? जोधपुर में है। भीखाजी की अजमेर में एक ही है, भीखाजी की बावड़ी कहाँ पर है? अजमेर में है। जच्चा की बावड़ी करौली में है। राजा जी की बावड़ी 12, बड़गांव की बावड़ी अंता 12, औस्त जी की बावड़ी, ये मैंने तीनों एक साथ 12 में लिख दिया, और 2 आपको नए भी मिल रहे हैं। बड़गांव की बावड़ी अंता 12, मतलब 12 याद रख लो। बड़गांव भी 12 है, औस्ती जी 12 है, राजा जी 12 है। ठीक है, कैसे एडजस्ट करना, मैंने काफ़ी कोशिश की है इकट्ठी करने की। एक आधी जगह थोड़ी बहुत आगे पीछे अगर हो भी जाए तो आप एडजस्ट कर लेना, भले उसको वहाँ से उठा के अपने यहाँ पर एक जगह लिख लेना। ठीक है, ताकि याद करने में ईजी रहे। अब ये मैंने जो जयपुर ग्रामीण से हटा दिया एक साथ, ये जयपुर ग्रामीण है पूरा का पूरा यहाँ तक। 4 घोड़ों की बावड़ी जोबनेर जयपुर ग्रामीण। झर की बावड़ी वेरी इंपॉर्टेंट जोड़ी आज, जयपुर ग्रामीण। पन्ना मीणा की बावड़ी जयपुर ग्रामीण, और मांझी की बावड़ी दोनों आमेर में। वैसे तो आमेर भी नाम आ सकता है, ध्यान रखना। ये तो जयपुर ग्रामीण में गाँव में जयपुर ग्रामीण आ जाती है। जोबनेर 4, अब आगे जयपुर ग्रामीण ना भी आए, क्योंकि जोबनेर, आमेर, चाकसू ये फेमस जगह हैं, जयपुर ग्रामीण में आती है, लेकिन ये खुद अपने आप में फेमस है, इसलिए वो नाम भी आ जाते हैं। तो 4 घोड़ों की बावड़ी तो जोबनेर में, झर की बावड़ी जयपुर ग्रामीण में है, पन्ना मीणा और मांझी ये दोनों ही कहाँ पर? आमेर में। फिर भीलवाड़ा में सीताराम जी की बावड़ी भीलवाड़ा में है। ये रामचंद्र दास जी ने यहाँ पर तपस्या की थी। ठीक है, रामचंद्र दास जी अपने पढ़े थे, राम सुनई संप्रदाय वगैरह सारे पढ़े, तो उनमें आपको खुद कमेंट करना है कि बताइए कौन से के संस्थापक है। ठीक है ना, तो बिल्कुल भीलवाड़ा के अंदर इनकी बनी हुई है। मैंने अब नंबरिंग नहीं करी है, ये सारी चीज़ें आज नहीं जोड़ी, कंटेंट क्वेश्चन आया हुआ इसलिए। नंबरिंग करने की अब क्या जरूरत है वो तो आप जोड़ लेना। लंबी बावड़ी धौलपुर में है। ठीक है, लंबी बावड़ी धौलपुर में है। बाकी देखो, दूध बावड़ी सिरोही में। अरबुदा देवी की जो माता का मंदिर अरबुदा देवी, उसकी तलहटी का मतलब होता है मंदिर के जस्ट नीचे और जो ढलान होती है वहाँ पर। दूध बावड़ी माउंट आबू सिरोही। रतन बावड़ी, चंपा बावड़ी, धरावती बावड़ी, सरजा, कनका, मृगा, मंदाकिनी, गयाकुंड। मंदाकिनी कुंड और गयाकुंड। मृगा बावड़ी, कनका बावड़ी, सरजा बावड़ी, धारावती बावड़ी, चंपा, रतन सारी सिरोही में, और दूध बावड़ी माउंट आबू सिरोही में। वो इसलिए ज़रूरी अलग से, माड़ा दूध, माड़ा दूध, माड़ा दूध है, माड़ा दूध, ये दूध बावड़ी अलग से सिर्फ माउंट आबू लिखा आता है, कभी कभी सिरोही लिखा हुआ नहीं आता। इन सब में सिरोही लिखा हुआ आएगा, लेकिन माउंट आबू को साथ में याद करना, सिरोही का ही पार्ट है, खैर इतना तो आप जानते ही होंगे। कोटा में 3 है भाई, बड़गांव बावड़ी कोटा, भिथरिया कुंड कोटा, भोपण का कुआं कैथुन जगह पड़ती है कोटा में। तीनों इकट्ठा लिख दिया आपके लिए। अब ये दौसा डिपार्टमेंट है पूरा। राजा रसालू की बावड़ी दौसा, झाजीरामपुरा का कुंड बसवा दौसा, आलूदा का कुबाणिया कुंड लालसोट दौसा, पिदराव। मांगरेज की बावड़ी दौसा निर्माण कराया था दीप सिंह कुमाणी और दौलत सिंह कुमाणी, ये भी लिखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कुमाणी ब्रदर्स। तो ये 4 ये हो गए। ठीक है ना, राजा रसालू की बावड़ी, झाजीरामपुरा का कुंड, आलूदा का कुबाणिया कुंड और मांगरेज की बावड़ी, चारों की चारों दौसा में है। बाकी अपन ने और भी पढ़ी थी, वो भी चांद बावड़ी अपन ने दौसा, वो भी आप चाहो तो एक साथ लिख सकते हो।
चूली बावड़ी, चूली कहाँ पर है? सरजोली, चूली सरजोली, ठीक है ना, जमो रामगढ़। ये जमो रामगढ़ ही जयपुर ग्रामीण में आता है भाई, है ना, जयपुर ग्रामीण में आता है। और फिर इसकी बात करो बिनोता, जयपुर ग्रामीण में आता है जमो रामगढ़, हाँ, क्योंकि वैसे दौसा का पार्ट था लेकिन जमो रामगढ़ हाँ इसी में आता है, तहसील है जमो रामगढ़ वैसे। बिनोता की बावड़ी बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ में जगह पड़ती है। इसका निर्माण करता है जागीरदार थे सूरज सिंह शक्तावत, एक जागीरदार थे सूरज सिंह शक्तावत, उन्होंने बिनोता की बावड़ी का निर्माण करवाया। बिनोता की बावड़ी बड़ी सादड़ी में है, ठीक है, बड़ी सादड़ी जगह पड़ती है चित्तौड़गढ़ में। और चित्तौड़गढ़ के 4 और है, खातन की बावड़ी, गोमुख कुंड, सूर्य कुंड, हरामखोर बावड़ी, ये कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। फिर है बाईजी या बाईराज की बावड़ी, ये चेंज है, ये दोनों अपडेट है। ये मैंने आपको भीलवाड़ा लिखवाया था, भीलवाड़ा अब नहीं, अब शाहपुरा हो गया है। तो बनेड़ा जगह पड़ती है शाहपुरा में, बनेड़ा जगह पड़ती है शाहपुरा में। तो बाईजी या बाईराज की बावड़ी शाहपुरा, बनेड़ा शाहपुरा, और चौखी बावड़ी बनेड़ा शाहपुरा। फिर हाड़ी रानी की बावड़ी, ये भी बिल्कुल अपडेट है। हाड़ी रानी की बावड़ी टोडा राय सिंह केकड़ी में है, जगह ध्यान रखना, जिला केकड़ी में चला गया, जो सहल कंवर ने निर्माण कराया था। लेकिन हाड़ी रानी की बावड़ी वेरी फेमस है, बहुत बार पूछी भी गई है। तो टोडा जो है वो अब केकड़ी जिले में चला गया है। और हाड़ी रानी की तरह सरडा रानी की भी बावड़ी है, वो भी टोडा राय सिंह में केकड़ी में ही है। ये भी बिल्कुल, ये पूरा पेज ही आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अपडेट है। यही तो मैं कह रहा था कि ये चीज़ बहुत ज़रूरी अपडेट करना। निमराना भी अपडेट है। निमराना वैसे अलवर का जगह पड़ती थी, है ना, लेकिन निमराना अब जगह आती कोटपुतली बहरोड में, ये ध्यान रखना। वैसे तो किसान आंदोलन जब पढ़े थे तब तो अलवर के किसान आंदोलन या मेवाती क्षेत्र में आ जाएगा, वो कोई बात नहीं है, वहाँ ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते। लेकिन यहाँ बनते हैं कि निमराना बावड़ी कहाँ पर एग्जैक्ट, है ना, वो तो वहाँ पर अलवर से संबंध है, वो तो फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पड़ेगा तो निमराना बावड़ी, निमराना जगह जो है निमराना, वो कोटपुतली बहरोड में आ गई। तो निमराना बावड़ी कोटपुतली बहरोड में 9 मंजिला बावड़ी है। निर्माण 18वीं सदी में राजा जनक सिंह के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। इस बावड़ी में इतनी जगह है कि एक सैनिक टुकड़ी को आराम से रखा जा सकता है। फिर नीम का थाना है। पन्ना शाह तालाब, अपने याद रखना, खेतड़ी झुंझुनू नहीं है। पन्ना शाह तालाब को सारंगी तालाब भी कहते हैं, और खेतड़ी आ गया है नीम का थाना में, ठीक है। और चेतन दास बावड़ी लोहारगल, लोहारगल पहले झुंझुनू का पार्ट था लेकिन अब वो भी नीम का थाना में आ गया है। ये भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। फुल्ली अपडेट है, बस इसीलिए मेहनत मैंने आपके लिए की है बहुत ज़्यादा। बाकी गोल बावड़ी भरतपुर में ही है, गोभी, कोड़मदेसर बावड़ी बीकानेर, रंगमहल बावड़ी हनुमानगढ़, और प्रताप बावड़ी ये देवलिया प्रतापगढ़। हालांकि प्रतापगढ़ से प्रतापगढ़ देख लोगे, लेकिन जगह सिर्फ देवली आ जाए तो ठीक है। तो प्रताप बावड़ी देवलिया याद रख लेना, प्रतापगढ़ तो वैसे ही आपको याद रह जाएगा। अब ये जोड़े हैं, शेखावाटी में जोड़ों पर पानी स्टोरेज कुछ जगह पर लोकल वर्ड है जोड़े। तो शेखावाटी ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे व पक्के जोड़े बने हुए हैं। प्रत्येक जोड़े के साथ में गऊ घाट, गऊ घाट का मतलब होता है जहाँ पर गाय या भैंस जो पानी पीती है ना, जिसको अपन देखो पश्चिमी राजस्थान में उसको खेड़ी भी बोलते हैं, है ना। बस एज लाइक वो जो खेड़ी है जहाँ पर गाय भैंस पानी पीती है, पानी से उसको भर दिया जाता है ना, वो है। तो वो बने हुए हैं, उसको गऊ घाट भी है जहाँ पर गाय भैंस के पानी पीने का होता है। जगह जगह लोग बनवाते हैं। गर्मियों में ऐसे भी लोग अपने धार्मिक हिसाब से बना देते हैं कि भाई कोई खूब सारे पशु ऐसे होते हैं जो गाय घूम रही होती है, बेचारी पानी पी लेगी। चूरू के जोड़े हालांकि ज़्यादा प्रसिद्ध है, जिनमें जैसे कि सेठना का जोड़ा है ना, सेठना का जोड़ा है, पत्थराला जोड़ा है, पीथाना जोड़ा है, ठीक है। राजस्थान की छतरियाँ। अब मैं आपको 3-4 बातें छतरियाँ स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि छतरियाँ होती क्या है। देखो, छतरियाँ एक तरीके से समाधि स्थल कह सकते हैं अपन। राजा महाराजाओं की जैसे डेथ हो जाती है तो उनकी याद में उनकी जहाँ के भी निवासी होते हैं उस जगह उनकी छतरी बनाई जाती है, ठीक है ना। ये तो आप सब जानते हो, कॉमन सेंस की बात है। अब इनमें कुछ फेमस जगह हैं, जैसे कि जयपुर के जितने भी राजा हैं। अब आपको जयपुर के जितने भी राजा कैसे याद रहेंगे, क्योंकि अपने मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ रखी है, उसमें जयपुर के जितने भी सवाई जय सिंह, मान सिंह, जितने प्रताप सिंह, जितने भी राजा हैं, उन सब राजाओं की छतरियाँ कहाँ पर है, वो कहलाती है गेटोर की छतरियाँ। गेटोर जगह पड़ती है जयपुर में, नाहरगढ़ जो किला है ना, उसकी तलहटी पर, मतलब उसके नीचे जो बेस पॉइंट है वहाँ पर। तो गेटोर की छतरियाँ अपने जयपुर में। तो ध्यान रखना, एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि गेटोर की छतरियों का संबंध है तो जयपुर के राजाओं का, तो जयपुर के राजाओं का शाही, अपन कह सकते हैं कि जयपुर के राजाओं का शाही शमशान स्थल है ये, ठीक है ना।
सभी राजाओं की छतरियाँ गेटोर की छतरियाँ, मतलब सभी जयपुर के राजाओं की छतरियाँ गेटोर में है, गेटोर जयपुर में ही है, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी जो हर बार पूछी जाती है, अपने जब मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ी थी उस टाइम पर यह भी पढ़ा था, इसरलाट पढ़ा था ना। इसरलाट एक बड़ी सी मतलब हाइट वो है, लंबी ऊंची मीनार टाइप है, इसरलाट पढ़ी थी जो ईश्वरी सिंह ने बनवाई थी। तो ईश्वरी जो कि क्योंकि ये तो है नाहरगढ़ किले में, भाई जितने भी जो गेटोर जगह है ना वो तो नाहरगढ़ किले की तलहटी पर बनी हुई है, तो सभी राजाओं की वहाँ पर छतरियाँ बनी हुई है। लेकिन जो ये ईश्वरी सिंह राजा है जयपुर के, इन्होंने बनाई थी इसरलाट, और इसरलाट गोविंद देव जी के मंदिर के पास में ही जो अपना ये सिटी पैलेस जगह पड़ती है, जिसको अपन कह सकते हैं कि जय निवास बाग, वहाँ पर है इसरलाट, यहाँ पर नहीं है। तो सिर्फ गेटोर के अंदर सभी राजाओं की छतरियाँ तो है, बट ईश्वरी सिंह की गेटोर जयपुर में छतरी नहीं है। उनकी क्यों? क्योंकि उन्होंने इसरलाट से सुसाइड कर लिया था। इसरलाट जो बड़ी सी ऊंची बिल्डिंग से बनाई थी ना, वहाँ से कूद के मतलब सुसाइड कर लिया था, इसलिए उनकी फिर वहीं छतरी बना दी। तो ये ध्यान रखना है कि गेटोर जयपुर का मतलब जयपुर के सभी राजाओं की छतरियाँ गेटोर में है। गेटोर को अपन कह सकते हैं कि जयपुर के राजाओं का शाही शमशान स्थल, और जयपुर के जितने भी राजा हुए है ना वो यहाँ पर है। लेकिन जो गेटोर की पहली छतरी बनी थी वो जय सिंह द्वितीय की सबसे पहली छतरी बनाई गई थी। उसके बाद में जितने भी राजा हुए उनकी सबकी यहाँ पर है, शिवाय ईश्वरी सिंह को छोड़ के। जयपुर के राजा ईश्वरी सिंह की छतरी गेटोर में नहीं है, क्योंकि उनकी छतरी जय निवास बाग सिटी पैलेस जयपुर में इसरलाट से कूद के सुसाइड कर लिया था, इसलिए वहीं बना दी गई है। गेटोर जगह पड़ती है नाहरगढ़ किले की तलहटी पर। अब आपको ये जैसे कि मान सिंह की छतरी कहाँ पर है, सवाई मान सिंह की जयपुर, कुछ भी नाम आ जाए जयपुर के राजा सवाई प्रताप सिंह की कहाँ पर है, तो किसका मतलब जयपुर मतलब गेटोर। तो जो भी जयपुर के राजा आएंगे ईश्वर सिंह को छोड़ के सबकी गेटोर में, ठीक है। एक बात समझ में आ गई। दूसरी है पचकुंड। पचकुंड या पचकुंडा, ये जोधपुर के राजाओं का शाही स्थल है, शाही समाधि स्थल है। ये क्या है? जोधपुर के राजाओं का शाही शमशान स्थल है, शमशान स्थल है ना, शाही शमशान स्थल। ये सभी के शमशान स्थल है भाई, छतरियों के मेन वहाँ पर छतरियाँ मतलब। तो जयपुर के तो हो गया, आपने पढ़ लिया गेटोर, और जोधपुर के पचकुंड। पचकुंड मान लो कागा की छतरियाँ भी जोधपुर में ही है, तो मतलब पचकुंड की छतरियाँ मंडोर जोधपुर में है, जोधपुर के राजाओं की छतरियाँ पचकुंड में। तो पचकुंड नाम आते ही समझ जाना जोधपुर के राजाओं की छतरियों का संबंध है। अब जोधपुर राजाओं में जैसे ही पचकुंड में बेसिकली राव चुंडा की है, रणमल की है, राव जोधा की है, राव गांगा की है, ये मुख्यतः छतरियाँ पचकुंड में ही है, ठीक है, जोधपुर। फिर कागा की छतरियाँ भी जोधपुर में है। मामा भांजा की छतरी बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, मामा भांजा की छतरी कहाँ पर है? वो मेहरानगढ़ फोर्ट, जो मेहरानगढ़ किला है जोधपुर में, वहाँ पर 10 खंभों की छतरी है। ये खंबे भी याद करना, कोई कोई फेमस जगह है, प्रश्न आता है कि 10 खंभों की छतरी कौन सी है? मामा भांजे की छतरी जोधपुर, ठीक है ना, मेहरानगढ़ फोर्ट में है। बाकी ये भी ध्यान रखना, इसमें प्रश्न आ सकता है कि राव जोधा की छतरी कहाँ पर है, तो आप लिखोगे पचकुंड में। पूछेंगे राव चुंडा की छतरी कहाँ पर है, पचकुंड में। या फिर जोधपुर के राजाओं की लगभग छतरी कहाँ पर है, पचकुंड, मंडोर, जोधपुर, ठीक है। ये चीज़ें आपको जरूर याद रखनी है। कागा की छतरियाँ भी जोधपुर में है। मेजर शैतान सिंह, शहीद मेजर शैतान सिंह, इनकी छतरी पे कागा जोधपुर में है। वैसे तो कागा नाम आते ही आप जोधपुर समझ जाएंगे, लेकिन कभी कभी अलग से पूछ लेते, इसलिए मैंने इकट्ठे लिखवा दिया आपको। गोराधाई की छतरी भी जोधपुर में है। कीरत सिंह सोढ़ा, इनकी छतरी भी जोधपुर में है। सेनापति की, मतलब ये सेनापति शहीद वाले लोग जितने भी हो गए, सेनापति की छतरी जोधपुर, कीरत सिंह सोढ़ा की छतरी जोधपुर, मेजर शैतान सिंह की छतरी जोधपुर, ठीक है। और करोड़ों की कीर्ति धनी जोधपुर, क्योंकि वह सीधी सी बात है, करोड़ों के धनी कहाँ मिलते हैं? जोधपुर में। मारवाड़ी आदमी है, पैसा सब कुछ बाणे बने सेठ जोधपुर में खूब है, तो करोड़ों के धनी है, तो करोड़ों की धनी कीर्ति धनी छतरी जोधपुर। ये जोधपुर की छतरियाँ आपके ईजी रहे, इसलिए मैंने इकट्ठे लिख दिए, ठीक है ना, ये जरूर ध्यान रखना। फिर है महाराणा प्रताप की छतरी, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की छतरी, लेकिन जगह चेंज हो गई जिले नए बनने से। कैसे? इनकी छतरी बांडोली गांव सलुम्बर, सलुम्बर जिला बन गया तो सलुम्बर में है महाराणा प्रताप की छतरी। 8 खंभों की छतरी, बहुत ही शानदार बनी हुई है। निर्माण करवाया था महाराणा अमर सिंह द्वारा, ठीक है, फुल्ली अप टू डेट है। इसीलिए कुछ चीजें बावड़ियों में कसर रह गई, पूरी शानदार तरीके से अपडेट करके रीअपलोड किया जाएगा, उसको भी ढंग से देखना। अब आपको महासत्य, जैसे अपन ने अभी क्या पढ़ा, गेटोर नाम सुनते ही जयपुर। फिर दूसरा नाम सुना आपने कागा, मान लो कागा के अलावा अपने अभी बात की थी ना मैंने जोधपुर वाली, जो देवकुंड, क्या नाम भूल गया उसका, पचकुंड, पचकुंड या कागा सुनते ही जोधपुर। वैसे ही महासतिया, महासतिया सुनते ही समझ जाना उदयपुर के जितने भी राजा हुए हैं।
महासतिया की छत्रियां उदयपुर के जितने भी राजा हुए हैं महाराणा प्रताप के बाद वाले, क्योंकि महाराणा प्रताप की छतरी तो बांडोली गांव सलूम्बर में है, उसके बाद में लगभग जितने भी राजा हुए हैं महासतिया की छत्रियां मतलब उदयपुर के राजाओं की है। ये मेवाड़ महाराणाओं का शाही शमशान स्थल है, ठीक है। इनमें सबसे पुरानी छतरी अगर देखी जाए तो अमर सिंह प्रथम की छतरी सबसे पुरानी है। सबकी याद नहीं करनी होती, क्योंकि आपको पता है जब अपन उदयपुर का इतिहास पढ़ा था तो उसमें सारे जितने भी राजा हैं सबकी छतरी महासतिया में ही है। महासतिया कहाँ पड़ता है? ये आहड़ गांव उदयपुर में। महासतिया कहाँ पर है? उदयपुर में। इतना से याद रख लो। तो महासतिया का संबंध उदयपुर में, जितनी भी छतरियां हैं मेवाड़ के महाराणाओं की वो महासतिया में है। ये जरूर ध्यान रखना है, महाराणा प्रताप के अलग से याद करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट, कपूर बाबा की छतरी भी उदयपुर में, कुछ नाम अलग हैं जो स्पेसिफिक है वो मैंने अलग अलग लिख दिया है। ये शहजादा खुर्रम जो शाहजहां उसके द्वारा जगमंदिर के महलों में, जगमहल जो जगमंदिर महल है ना उनमें बनवाई गई थी ये कपूर बाबा की छतरी, ठीक है ना। ये भी, इसका संबंध भी कहाँ है? उदयपुर में। मूसी रानी की छतरी बात करता हूँ मैं अलवर में। अलवर की तो मैंने आपको फुली शानदार व्लॉग बना रखा है ना, 84 खंभों की छतरी है, बहुत ही भव्य बनी हुई है, शानदार बनी हुई है। मूसी के बारे में आप जानते ही हो, मूसी एक पासवान थी महाराजा बख्तावर सिंह की, ठीक है। पासवान का मतलब वाइफ नहीं, बस वाइफ जैसी साथ रहती है बट शादीशुदा नहीं है। तो ये पूरी बात बता रही है मैंने इसकी कहानी। महाराजा बख्तावर सिंह की पासवान थी, उसके लिए इनके बख्तावर सिंह के पुत्र बने विनय सिंह राजा बने ना, तो विनय सिंह ने इसका, लेकिन ये ध्यान रखना बातें दो आएगी कि बख्तावर सिंह जो है वो मूसी रानी किस राजा की पासवान थी? तो बख्तावर सिंह की। लेकिन मूसी रानी की छतरी बख्तावर सिंह ने नहीं बनवाई, वो बनवाई विनय सिंह ने, जो इनके बाद में राजा बने। विनय सिंह के द्वारा बनवाई गई थी 1815 ईस्वी में, इंडो इस्लामिक शैली के अंदर, बहुत ही शानदार बनाई हुई। मैंने पूरा व्लॉग बना रखा है, एमवी 2.0 के ऊपर अपलोड है, एमवी क्लास 2.0 पर। 80 खंभों की छतरी है, बहुत ही भव्य बनी हुई है। मूसी रानी की छतरी अलवर में है। मूसी रानी महाराजा बख्तावर सिंह की पासवान थी। वैसे अलवर में एक जगह और है, मतलब एक छतरियाँ और, टहला की छतरियाँ। टहला की छतरियाँ कहाँ पर है? अलवर में है। नेड़ा की छतरियाँ कहाँ पर है? सरिस्का अलवर में है। उनमें नेड़ा की छतरियाँ में से काफ़ी सारी है, लेकिन मिश्र जी की जो छतरी है वो प्रसिद्ध है। तो ये अलवर मतलब मैंने आपकी सुविधा के लिए बहुत मेहनत इसमें की है, सभी जिलों की पास इकट्ठी लिख दी ताकि आपको याद करने में बेहद ईजी पड़े। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर अमर सिंह राठौड़ की छतरी। अमर सिंह राठौड़ को आप जानते हो, पश्चिमी राजस्थान के अंदर अमर सिंह राठौड़ तलवार के धनी, कटार के धनी की गीत गाए जाते हैं, बहुत ही वीर है, ठीक है ना। तो अमर सिंह राठौड़ की छतरी जड़ा तालाब नागौर के अंदर है। 16 खंभों की छतरी, 16 पिल्लर, ठीक है ना। 16 खंभों की छतरी, ऐसा भी आ सकता है 16 खंभों की छतरी कहाँ पर है? नागौर में, ठीक है ना। जड़ा तालाब जगह है, अमर सिंह राठौड़ की छतरी है। फिर नागौर मैंने इकट्ठा कर दिया है सिंधिया जनरल अप्पाजी की छतरी। ये भी ताउसर गांव पड़ता है नागौर में, वहां पर ये सिंधिया जनरल अप्पाजी की छतरी। कभी कभी इतना सा आ जाता है अप्पाजी की छतरी, है ना, सिंधिया जनरल पूरा नहीं आता, तो सिर्फ अप्पाजी नाम आ जाए तो भी समझ जाना अप्पाजी की छतरी कहाँ पर है? वो ताउसर गांव नागौर में है। नातू की छतरी, ये बड़ली गांव पड़ता है नागौर में, ये भी नागौर में है, बड़ली गांव नागौर। तो नागौर की तीनों इकट्ठी हो गई, ठीक है। फिर अपन चलते हैं भाई अजमेर में। अजमेर में 4 छतरियां हैं। एक तो आंतेड़ की छतरियां, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। आंतेड़ की छतरियां कहाँ की प्रसिद्ध है? क्योंकि ये जैन दिगंबर की है, जैन दिगंबर की आंतेड़ की छतरियां अजमेर। रूठी रानी की छतरी, क्योंकि वहां से रूठ के जीवन में चली गई थी, पूरी कहानी सुन रखी है। रूठी रानी की छतरी, अच्छा मैंने 2 बार लिख दिया क्या? लिखा हुआ है, चलो। रूठी रानी की छतरी और संतोष बावड़ा की छतरी, ये अजमेर के अंदर। नंबरिंग कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेना। आंतेड़ की छतरियां, रूठी रानी की छतरियां, संतोष बावला की छतरियां, ये तीनों की तीनों कहाँ पर है भाई? अजमेर में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आगे नेक्स्ट रणथंभौर वाली न्याय की छतरी। प्रश्न 2-3 तरीके से आता है इसमें, ये पूरी बातें मेरी सुननी है ध्यान से। एक तो आता है कि 32 खंभों की छतरी कौन सी है, ठीक है। एक्चुअली ये न्याय की छतरी से क्यों कहते हैं? क्योंकि जैत्र सिंह राजा हुआ था, अपने पूरी मिडाइल हिस्ट्री पढ़ रही है अच्छे से। जो जैत्र सिंह ने 32 वर्ष शासन किया था, 32 वर्ष बहुत ही शानदार शासन किया था। इस शासनकाल की याद में उनके पुत्र, आप जानते होंगे हमीर देव चौहान को, वीर हमीर देव ने उनकी याद में, इस शासनकाल की याद में कि 32 साल कोई शासन एक लगातार अगर कोई राजा कर सकता है तो वाकई न्याय वाला काम किया होगा, वरना एक जगह कौन टिक सकता है? आपको पता है अपने 1 बार एमएलए को, 2 बार एमएलए को जिताते हैं, 3 बार एमएलए जीतता है, इसका मतलब जनता के साथ में न्याय कर रहा है, वरना एक लगातार एक जगह से 4-4, 5-5 बार कौन जीतता है, ठीक है। तो
इनकी याद में हमीरदेव चौहान ने जैतर सिंह के अपने पिता की याद में 32 खंभों की छतरी, न्याय की छतरी रणथंभौर और सवाई माधोपुर के अंदर बनवाई। प्रश्न आता है 32 खंभों की छतरी है रणथंभौर सवाई माधोपुर, न्याय की छतरी है रणथंभौर सवाई माधोपुर। न्याय की छतरी का निर्माण करवाया हमीरदेव चौहान ने, किसकी याद में? पिता जैतर सिंह की याद में। ठीक है, 32 खंभों का क्या मतलब इंपॉर्टेंस है? 32 खंभों का इसलिए रखा क्योंकि अपने पिता के 32 वर्षीय शासनकाल की याद में। ठीक है, फिर सवाई माधोपुर में 2-3 छतरियां और है। अधूरे सोपन की छतरियां, कुत्ते की छतरी या फिर कुकुराज की घाटी भी बोलते हैं इसको। एक्चुअली ये क्या है कि जो भी राजा महाराजा का जो वीरगति को प्राप्त होते थे उनके लिए इस पैलेस की जगह बनाई जाती थी। एक जगह है ये सवाई माधोपुर में, ये भी आपको ध्यान रखना है। सवाई माधोपुर में इकट्ठा हो गया सभी जने। फिर राणा सांगा की छतरी, वेरी इंपॉर्टेंट, अपने बाई का मानना। ट्रिक बताई थी मैंने मेडाइल हिस्ट्री में, टॉप क्लास की 12 क्लास अपलोड देख लेना। तो उसमें मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर राणा सांगा की छतरी बनी हुई है। फिर गंगाबाई की छतरी सिंधिया रानी थी या सिंधिया रानी के द्वारा बनवाई गई थी। एक ही बात है, सिंधिया रानी का संबंध नाम आ जाए समझ जाना। गंगाबाई की छतरी ये भी भीलवाड़ा के अंदर है। और अमरगढ़ की छतरियाँ ये भी भीलवाड़ा के अंदर है। तो भीलवाड़ा में भी 3 नहीं है और भी है, भीलवाड़ा मांडलगढ़ भीलवाड़ा। और आगे देखो जगन्नाथ कछुआ की छतरी, वेरी इंपॉर्टेंट है। जगन्नाथ कछुआ की छतरी ये भी मांडल भीलवाड़ा के अंदर है। 32 खंभों की छतरी। अब अच्छा ये भी कुछ कंपैरिजन हो जाता है कि निम्न में से कौन कौन सी छतरियाँ 32 खंभों की छतरियाँ हैं। तो एक तो न्याय की छतरी जो हमीरदेव चौहान ने बनाई थी पिता जैतर सिंह के 32 वर्षीय शासनकाल की याद में, वो जो कि रणथंभौर सवाई माधोपुर में है। और ये भी 32 खंभों की छतरी जगन्नाथ कछुआ की छतरी मांडल भीलवाड़ा में है। ये शाहजहां ने बनवाई थी। ठीक है ना, ध्यान रखें, ये भी 32 खंभों की छतरी है। तो आ जाए कौन कौन सी 32 खंभों की छतरी हैं? तो न्याय की छतरी और जगन्नाथ कछुआ की छतरी, ध्यान रखना है ना। ठीक है, फिर है नेक्स्ट 84 खंभों की छतरी। ये बूंदी में 84 खंभों की छतरी, देवपुरा गांव बूंदी। अब इसमें क्या है कि ये बहुत बार प्रश्न आया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको पता है कि मुझे टाइम लगता है क्योंकि ऑथेंटिक जब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती है उसकी आगे बढ़ता नहीं मैं। ऐसा नहीं कि बस चेपा चेपी करके, वो नहीं। इसलिए बड़ी ज़्यादा मेहनत की है इसके अंदर कि इसके निर्माण को लेके 2 बार प्रश्न आए हुए हैं। तो दोनों आपको एरो बना के लिख लेना, दोनों के मैं ऑथेंटिक सोर्स भी लिखे हैं साइड में। 84 खंभों की छतरी जो देवपुरा गांव बूंदी में है, उसमें एक तो अपने आरबीएससी क्लास की जो क्लास 10th की बुक है आरबीएससी बोर्ड में जो पहले चलती थी, उसमें लिखा हुआ है कि 1683 से लेकर 1695 का इसका निर्माण काल था। तो 1683 याद रख लेना, 1683 वेरी इंपॉर्टेंट है। आरबीएससी क्लास 10th में एक बात तो ये लिखी हुई है, प्लस आरबीएससी क्लास 10th में एक बात ये लिखी हुई है कि निर्माण करवाया था अनिरुद्ध ने, जो कि देवा के भाई हैं, देवा के दाभाई हैं। अनिरुद्ध के द्वारा निर्माण करवाया गया था भाई देवा की याद में। ये तो आरबीएससी ऑथेंटिक बुक में लिखा हुआ है। लेकिन एक सूजस भी है ना, सूजस बुक, ये भी गवर्नमेंट के द्वारा सूजस पब्लिश की जाती है। ये इसमें लिखा हुआ है कि अनिरुद्ध के भाई देवा के द्वारा। तो अपन को दोनों चीज़ याद रख के चलनी है, अनिरुद्ध के भाई देवा के द्वारा या फिर अनिरुद्ध द्वारा भाई देवा के, दोनों एक ही बात है। अनिरुद्ध और देवा का ध्यान रखना, दोनों एक साथ कभी नहीं आए हैं। 3-4 बार प्रश्न आ चुके हैं। तो कभी तो कहते हैं कि इस 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था अनिरुद्ध द्वारा, कभी पूछता है देवा के द्वारा। लेकिन ऐसा कभी नहीं है कि दोनों एक साथ नाम आ जाए, वो कोई दिक्कत नहीं है। भगवान शिव को समर्पित ये है और पशु पक्षियों के चित्र इसमें काफ़ी बनाए गए छतरी में। तो ये ध्यान रखना, 84 खंभों की छतरी बूंदी में है, देवपुरा गांव बूंदी। अनिरुद्ध के द्वारा देवा की याद में या फिर अनिरुद्ध के भाई देवा द्वारा, ये सारे फैक्ट आपको लिखने हैं। वैसे ही एक केसरबाग की छतरी या शारबाग की छतरी बूंदी में और है। ये हाड़ा शासकों का शमशान स्थल है, जितने, क्योंकि आपको पता है कि बूंदी में भी इनमें हाड़ा शासक थे, हाड़ा शाखा के राजाओं का राज था। तो हाड़ा शासकों का शमशान है। एक्चुअली जो शत्रुशाल राजा हुआ था, राजा शत्रुशाल जब इनका निधन हुआ, ऐसा मान लीजिए इनके जब निधन हुआ तो इनकी याद में इनके 64 रानियों ने अपनी आहुतियां दे दी थी इसी जगह पर, केसरबाग या फिर शारबाग जगह पर। तो ध्यान रखना, प्रश्न आ सकता है कि ऐसी कौन सी छतरी है, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर 64 रानियों ने अपनी बलि दे दी थी, अपना आहुति दे दी थी, है ना। तो वो बूंदी के अंदर ही है। हाड़ा शासकों शमशान स्थल भी कहते हैं। राजा शत्रुशाल के निधन के टाइम पर रानियों ने दी थी। फिर है निवाई टोंक में 2-3 जगह मैंने लिखी है, 2 जगह हैं। एक तो काना नरुका की छतरी, 12 खंभों की छतरी है ये, निवाई जगह पड़ती है टोंक में। काना नरुका की छतरी, 12 खंभों की छतरी, निवाई टोंक। संग्राम सिंह झिलाई की छतरी, निवाई टोंक, ठीक है, याद रख लेना। फिर बड़ा बाग की छतरी, ये जैसलमेर में है भाई।
लेकिन फिर प्रश्न उठ गया, जैसलमेर राज परिवार का शाही शमशान स्थल, ठीक है ना, शाही शमशान स्थल, जितने भी, चाहे जैसलमेर का शाही शमशान स्थल हो, चाहे जयपुर का शाही शमशान स्थल हो, चाहे बूंदी का शाही शमशान स्थल हो, चाहे जोधपुर का शाही शमशान स्थल हो, चाहे उदयपुर का शाही शमशान, इनको याद कर लेना, क्योंकि जो शाही शमशान स्थल होता है ना, वहाँ पर उस जगह के जितने भी राजा होते हैं, और राजा तो आपको याद है, नाम तो वैसे हैं क्योंकि आपने सभी राजाओं के मिडाइल हिस्ट्री में पढ़ रखा है। एक तरीका है याद करने का कि जैसलमेर के जो भी राजा आएंगे, बड़ा बाग की छतरी, समझ जाना, बड़ा बाग की छतरी जितनी भी हो जैसलमेर राजाओं का समाधि स्थल है, ठीक है ना, तो बस वहीं लिख देना जैसलमेर राज परिवार के शाही। और यहाँ पर अगर बात करें कि सबसे पहली या सबसे पौराणिक छतरी, सबसे पहली छतरी कौन सी बनी, तो जैत सिंह राजा थे, एक जैत सिंह जैसलमेर के, उनकी छतरी बनाई गई, उनके बेटे के द्वारा, महारावल लूणकर्ण के द्वारा 1528 में सबसे पहले छतरी बनी थी। उसके बाद में जितने भी जयपुर के जैसलमेर के राजा होते गए, वो बड़ा बाग में उनकी छतरियाँ बनी हुई है, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर है कोटा की 3 छतरियाँ, शारबाग की छतरियाँ, पद्मापीर की छतरियाँ और है छत्रविलास की छतरी। ये तीनों ही जगह कोटा के अंदर है, तो ये भी ध्यान रखना, शारबाग, पद्मा, छत्रविलास, तीनों छतरियाँ कहाँ पर है, वो है कोटा, ठीक है। अब है थानेदार साहब, थानेदार नाथू सिंह की छतरी, थानेदार नाथू सिंह की छतरी 12 में है भाई, शाहबाद 12 जगह पड़ती है, वहाँ पर निर्माण करवाया था महाराव उम्मेद सिंह के द्वारा, थानेदार नाथू सिंह की छतरी का निर्माण करवाया गया। फिर अकबर की छतरी, अकबर आया था एक बार बयाना भरतपुर में, आपको याद है ना, जब युद्ध अपन पढ़े थे, तो बयाना भरतपुर के अंदर जब ये आया था, तब 4 खंभों का एक डोम टाइप की छतरी बनी हुई है। अकबर की छतरी कहाँ पर है, डोम के आकार की, बयाना भरतपुर में। देवीकुंड सागर की छतरियाँ, जितने भी बीकानेर राज परिवार हैं, तो बीकानेर राज परिवार का शाही शमशान स्थल कौन सा है, देवीकुंड, देवीकुंड सागर की छतरियाँ जितनी भी है, वो बीकानेर राज परिवार का शाही शमशान स्थल है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर संत रैदास की छतरी, चित्तौड़गढ़ में भव्य बनी हुई संत रैदास की छतरी। बंजारे की छतरी, ये लाल सोट जगह पड़ती है, दौसा में 6 खंभों की छतरी है, बंजारे की छतरी लाल सोट दौसा। पाली वालों की छतरियाँ जैसलमेर में है, ठीक है, वैसे जैसलमेर मैंने पढ़ लिया, लेकिन पाली वालों की छतरी और लिख लेना थोड़ा साइड में। पालीवाल ब्राह्मण थे, उनकी काफ़ी पैसे वाले थे, इनकी छतरियाँ वहाँ बनी हुई है। नटनी की छतरी एक तो तिमनगढ़ करौली में है, तिमनगढ़ किला भी है करौली, आपको पता है, तो नटनी की छतरी करौली में, और नटनी की छतरी जालोर में भी है, तो दोनों याद रखना, दोनों एक साथ कभी भी ऑप्शन में नहीं आएगा, लेकिन नाम मैंने जानबूझ के पास में लिख दिया ताकि याद करने में ईजी रहे। फिर है सारणेश्वर की छतरियाँ, तो सिरोही में देवड़ा शासकों का राज था, तो देवड़ा शासकों का शमशान या शाही शमशान स्थल या शाही समाधि स्थल जो है, वो सारणेश्वर की छतरियाँ सिरोही है, और सिरोही में भी देवड़ा शासक राज करते थे, देवड़ा वंश के शासक, ठीक है, बिल्कुल। उड़ना राजकुमार की छतरी, उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया कहा जाता है, अपने मिडाइल हिस्ट्री में पढ़ रखा है, बिल्कुल। तो उड़ना राजकुमार की छतरी कुंभलगढ़ राजसमंद में बनी हुई है, ये भी 12 खंभों की छतरी है। और एक बात फिर बता दूं, एक 12 खंभों की छतरी मैंने अभी आपको और लिखवाई थी पीछे, ये कोई जो सिमिलर वर्ड है, जैसे ये काना नरुका की छतरी, निवाई टोंक, तो ये बातें मत भूल जाना, कोई कभी पूछ लेते हैं कि और कहाँ पर है 12 खंभों की छतरी, तो वो अपन को याद रखनी है, ठीक है। चैतक की छतरी, जो कि महाराणा प्रताप का घोड़ा था चैतक, चैतक की छतरी हल्दी घाटी राजसमंद में बलीचा गांव है, वहाँ पर बने हुए बहुत ही भव्य चैतक की छतरी। राणा उदय सिंह की छतरी गोगुंदा राजसमंद, ठीक है ना, राणा उदय सिंह की छतरी गोगुंदा राजसमंद में है। संत पीपा की छतरी, ये टोडा राय सिंह, अब टोडा राय सिंह केकड़ी में आ गया है ना, टोडा राय सिंह अब केकड़ी में है, तो केकड़ी में है। जोगीदास की छतरी झुंझुनू, और राम गोपाल पोद्दार की, ये मैंने हवेली लिख दिया ना, छतरी है वैसे, है ना, राम गोपाल पोद्दार की जो छतरी है, ये शेखावाटी संभाग की सबसे बड़ी छतरी है, ठीक है ना। फिर है, सबसे पहले आपको हेडिंग लगानी है, देखो ये मेरी गारंटी है, ट्रिक के साथ मैं याद कराऊंगा, ऐसा सेशन विद ट्रिक कहीं नहीं मिलेगा, ये लिखवा लेना मेरे से, लिखवा लेना भले आप, ठीक है ना, इतनी मेहनत आपके लिए की है। सबसे पहले लगाओ जोधपुर की हवेलियां, ठीक है, हेडिंग क्या लगानी है, जोधपुर की हवेलियां, और जोधपुर में कितनी हवेलियां है उन सब की ट्रिक बनाई है मैंने। देखो अपन जब मूवमेंट पढ़ते हैं, किसान आंदोलन भी पढ़े थे अपन प्रजामंड आंदोलन पढ़ने वाले हैं, और वहाँ पर बीच बीच में जयनारायण व्यास जी के बारे में पढ़ते रहते हैं। जयनारायण व्यास का संबंध कहाँ से है, जयनारायण व्यास का संबंध जोधपुर से है, और जयनारायण व्यास जो कि जोधपुर से संबंध है, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी पोपाबाई की पोल, पता है ना,
मैंने आपको लिखवा भी रखी है, जो मैंने 12 क्लास अपलोड की है मिडाइल हिस्ट्री की। तो पोपाबाई की पोल जो पुस्तक है, जो बुक है, जोधपुर जयनारायण व्यास साहब की है। बस तो अभी याद रखना पोपाबाई, इसका मतलब जोधपुर, क्योंकि ये बुक किसकी है, जयनारायण व्यास जी की। तो ट्रिक भी आपको याद रह जाएगी, पोपाबाई वाली ट्रिक किसकी है, जोधपुर की हवेलियों की है। तो पोपाबाईरा पप्पू लाल, पोपाबाई के क्या जन्मा, पप्पू एकदम लाल चुट, तो पोपाबाईरा पप्पू लाल। अब देखो इस पोस्ट का मतलब है पोकरण हवेली। अब आपके कंफ्यूजन बनेगा कि पोकरण हवेली, तो पोकरण के लोगों ने बनाई, पोकरण के लोगों ने बनाई, पोकरण में से जैसलमेर में है, तो कंफ्यूज मत होना, ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ, पोकरण की हवेली है, सबसे पहला ऑप्शन बढ़ते ही जैसलमेर है, आंख में इसके चेप देते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो पढ़े हुए भी उस टाइम प्रेशर की वजह से भी टिक कर देते हैं। तो पोकरण हवेली जोधपुर। दूसरी पास है पाल हवेली, बस है बड़े मियाँ की हवेली, छोटे मियाँ की नहीं, बड़े मियाँ की हवेली, ध्यान रखना। बड़े मियाँ की हवेली कहाँ पर है, जोधपुर में, क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री कहाँ से हैं, जोधपुर से। बड़े मियाँ ना वो मतलब बड़े लोग, तो बड़े मियाँ की हवेली जोधपुर। राखी हवेली, राखी एक्चुअल में गांव है जोधपुर में। राखी क्या है, राखी जोधपुर में एक गांव है, ठीक है ना, जोधपुर में एक गांव है राखी, तो इसलिए राखी। अच्छा राखी, ये जितनी भी हवेलियां हैं, अगर कहीं कहीं पर जोधपुर ग्रामीण भी लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं, ये तो जोधपुर में ही ना, ये ध्यान रखना, जोधपुर से बाहर नहीं है। 25 हवेली, और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो है, इस पे का 25 होगी, देखो रा से राखी, पे से 25 और पुष्य से पुष्य हवेली या पुष्प हवेली, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। पुष्य या पुष्प हवेली जो है ना, इसके बारे में बहुत ज़्यादा प्रश्न आए हुए हैं। कैसे कि अपन जब कोई भी काम करते हैं तो अपन ग्रह नक्षत्र देखते हैं कि भाई, कहते हैं ना, आप सुना होगा कि पिचक लग गए, पिचकों में काम नहीं होगा भाई, ना ना पिचक लग गए, या फिर ये हो गया तो इस 15 में काम नहीं होगा। ऐसे मतलब लोकल लैंग्वेज के ऊपर अपन ऐसी बातें सुनते हैं अपने घर वालों से, या फिर पहले बुजुर्गों से बातें सुनते हैं। मतलब हर काम एक नक्षत्र देख के किया जाता है, और ये हवेली महल घर तो पक्का है, नक्षत्र टाइम समय पीरियड सब हम देख के मुहूर्त निकलवा के काम करते हैं। तो ये जो पुष्य हवेली है, पुष्य हवेली एक ही नक्षत्र, और उसका नाम भी पुष्य नक्षत्र है, इसलिए इसको पुष्य या पुष्प कहते हैं। मतलब नक्षत्र होते हैं, अलग अलग तरह के नक्षत्र देखते हैं अपन कि भी ये पुष्य नक्षत्र है। अब बताओ कि ये जो हवेली सिर्फ पुष्य नक्षत्र आएगा जब, चाहे वो 6 महीने से आए चाहे 1 साल से आए, वो तो पंडित जी ज़्यादा जानते हैं, तो हर बार जो नक्षत्र आता सिर्फ उसी नक्षत्र में काम होता, बाकी स्टॉप। फिर पुष्य नक्षत्र आता, फिर काम शुरू, फिर स्टॉप। ऐसा मान लो कि जैसे पिचक लग गए तो काम बंद, फिर पिचक लग गए तो काम बंद, साल में 3 बार 2 बार जितनी पिचक लगे काम नहीं चलेगा। लेकिन ये पुष्य हवेली सिर्फ पुष्य नक्षत्र में ही बनेगी। तो बताओ कितना टाइम लगा, इसलिए बहुत टाइम लगा इसको बनाने में, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पुष्य नक्षत्र में। तो विश्व में ये पहला एकमात्र ऐसा भवन है, विश्व का एकमात्र ऐसा भवन है जो एक ही नक्षत्र और उसका नाम भी पुष्य नक्षत्र है, उसमें ही बना है, सिर्फ पुष्य नक्षत्र में बना है। निर्माण करवाया था महाराजा जसवंत सिंह सेकंड, और वो भी खुद नहीं, महाराजा जसवंत सिंह सेकंड के कामदार थे जिनका नाम है रघुनाथ मल जोशी, जिनको भूरजी के नाम से भी जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, रघुनाथ मल जोशी या भूरजी के द्वारा पुष्य नक्षत्र या पुष्य नक्षत्र वाली हवेली, जिसको अपन पुष्प हवेली या पुष्य हवेली जो जोधपुर में है, उसका निर्माण कराया गया। उनके राजा थे महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और फिर बच जाता है लाल। लाल मैंने अलग इसलिए लिखा है क्योंकि अब ये फलोदी अलग जिला बन गया, लेकिन अपन याद साथ में ही करेंगे, क्योंकि अकेली सिर्फ फलोदी में एक ही हवेली, फिर बार बार कहाँ जाएंगे अपन याद करने के लिए, इसलिए ट्रिक को इसी में रख लिया पप्पू लाल। लाल का मतलब है, आप समझ जाना कि लालचंद डड्डा की हवेली ये फलोदी में है। फलोदी खुद जिला बन गया अब, इसलिए अपन ने जोधपुर नहीं लिखा, वो फलोदी है तो, लेकिन है बात एक ही है, जोधपुर से टूटा है। तो ध्यान रखें, लालचंद डड्डा की हवेली फलोदी, लेकिन ट्रिक एक में ही काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी भाई जोधपुर की हवेली, एक बार फिर रिवीजन कर लो। पोपाबाईरा पप्पू लाल, पोकरण की हवेली, पाल हवेली, बड़े मियाँ की हवेली, राखी हवेली, 25 हवेली, पुष्प या पुष्य हवेली, और लालचंद डड्डा की हवेली जो फलोदी में है। ये पूरी 6 की 6 जोधपुर में है, और ये है आपके फलोदी में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, थोड़ी सी बातें हैं जोधपुर के बारे में। वैसे तो इंपॉर्टेंट बातें सारी कंप्लीट है, लेकिन कुछ क्वेश्चन, क्योंकि मैंने जब लेवल ले लिया है सिविल सर्विसेज का, तो अब तो फिर छोड़ेंगे नहीं। खिंचन एक गांव पड़ता है, जोधपुर या जोधपुर ग्रामीण एक ही बात है, जोधपुर में। वहां पर लाल पत्थरों से निर्मित है गोलेछा
और टाटिया ये फैमिलियां हैं, सरनेम है गोलछा या गोलेछा, टाटिया, इनके परिवारों की भी हवेलियां प्रसिद्ध है। तो मतलब इनकी हवेलियां में जैसा होता नहीं क्या, अपने कुछ बड़े लोग होते हैं, कुछ पैसे वाले लोग होते हैं, वो भी एक हवेली जैसा घर बनाते हैं, तो छोटा मोटा नाम उनका भी कहीं ना कहीं आ जाता है। तो ध्यान रखें, खिंचन जोधपुर में लाल पत्थरों की हवेलियां बनी हुई है, गोलेछा और टाटिया परिवारों की, इनकी भी हवेलियां प्रसिद्ध है। हालांकि प्रश्न अभी तक आया नहीं है, लेकिन अपन लेके चलेंगे, क्योंकि जब हिंदी ग्रंथ अकादमी की ऑथेंटिक बुक में ये चीज़ें डाली हुई है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ऑथेंटिक बुक्स में ये चीज़ें डाली हुई है, तो अपन को लेनी चाहिए, क्योंकि पेपर वहीं से बनता है। एक आलोक्य हवेली या साधु संतों की हवेली बोलते हैं उसके, क्योंकि राजा महाराजा क्या करते थे, जो भी साधु संत हुआ करते थे उनको एक गिफ्ट के तौर पे, क्योंकि साधु संतों का पड़ोस ये अच्छा मानते थे कि भाई इनके लोगों में ये, इनसे कुछ राय मशवरा भी किया जा सकता है, अच्छे विचार लिए जा सकते हैं, उनको पास में रखते थे लोग, इनको बहुत सम्मानजनक पोस्ट होती थी, साधु संत पंडित इन सब का। तो राजा महाराजाओं ने के लिए अलग हवेलियाँ बनवा दी, आलोक्य हवेली जिनको साधु संतों की हवेली भी कहते हैं, ये भी जोधपुर में ही है। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी, हालांकि यहाँ से प्रश्न कोई नहीं आया, लेकिन कोई पता नहीं जीके का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन अगर देखें तो नेक्स्ट है जैसलमेर की हवेली। अच्छा, मैंने इसमें भी एक ट्रिक बनाई कि नत में सापट धरा, सापट या शापट बोलते हैं, अलग अलग तरह की लैंग्वेज है। जो ट्रैक्टर वगैरह चलाते हैं ग्रामीण परिवेश, उनको पता है कि शापट क्या होती है, लोहे की होती है। ठीक है ना, तो ऐसा मान लो कि नाक में पहनी जाती है नथ, और नथ में कहा कि शापट धर ले, मतलब शापट और लगा ले। तो ट्रिक मतलब इस तरीके से याद करनी है कि भूले नहीं अपन। तो नथ में सापट धरा, और धरा से मतलब जो धरा मतलब धोरे कहाँ पर है, जैसलमेर में। तो जयनारायण व्यास की तो पोपाबाई वाली बुक से जोधपुर याद रह जाएगा, और धरा वाली ट्रिक जैसलमेर की वैसे याद रह जाएगी, धोरे तो कहाँ पर है, जैसलमेर में ही है। तो नथ में सापट धरा, तो इस नथ से हो जाएगी नथमल की हवेली, सा से हो जाएगी सालिम सिंह की हवेली, और पट से हो जाएगी पटवों की हवेली। तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, छपेंगे। सबसे ज्यादा अगर प्रश्न आए हैं तो नथ में सापट धरा से आए। धरा से जो मैंने आपको, हालांकि उस पर बनाया नहीं, मैंने लिखा नहीं लिखा, उस पर एक सेशन बनाया नहीं है, लिख दिया कि हाँ कुलधरा वाली, कुलधरा की हवेली है, वो भी जोधपुर में, कभी उस पर भी एक व्लॉग बनाएंगे। तो ये सारी हवेलियाँ प्लान कर रहा हूँ कि सब कभी टाइम मिले तो इन सभी हवेलियाँ अपन देखें, बहुत ही शानदार अपनी स्थापत्य कला है। तो नथ में सापट धरा की मैं अगर बात करूँ तो सबसे पहले है नथमल की हवेली। इसके बारे में कोई अगर खास बात हो देखना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात तो ये कि इसके निर्माता से प्रश्न आया हुआ है, बनाया किसने, तो हाथी व लालू, ये दो भाई, ये सगे भाई ये दोनों, इन दोनों भाइयों के द्वारा नथमल की हवेली बनाई गई, हाथी और लालू। ठीक है, इन दोनों भाइयों ने जब ये हवेली बनाई तो उसकी एक पूरी डिज़ाइन, एक खाका, एक स्ट्रक्चर, जिसको अपन आजकल कहते हैं ना आर्किटेक्ट के पास जाओ नक्शा बनवा लो, वो पूरी रूपरेखा तैयार की थी 7.5 दिन में। तो ये कभी कभी बुक्स के अंदर आरबीआई जैसे बुक्स, ऑथेंटिक बुक जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, उनमें लिखा था कि 7.5 दिन की हवेली। ठीक है, तो 7.5 दिन की हवेली भी नथमल की हवेली को कहा जाता है। हालांकि 7.5 दिन में बनी नहीं है, इसकी रूपरेखा तैयार हुई है, और विश्व की एकमात्र हवेली जिस पर किसी भी कलाकृति का रिपीटेशन या दोहराव नहीं है, हर तरह से यूनिक है, बिल्कुल खुद की बनाई हुई है, डिफरेंट तरह के, ऐसा नहीं कि भाई थोड़ी सी वहाँ से ले ली थोड़ी सी वहाँ, ऐसा नहीं है किसी भी, और नहीं सेम टू सेम किसी वापस, जैसे एक मकान बनाया तो अगले में कुछ अलग डिज़ाइन है, फिर उसमें अलग डिज़ाइन है, मतलब ऐसे डिफरेंट है, किसी भी कलाकृति का दोहराव नहीं है। ये मैंने लैंग्वेज वही लिखी जैसा प्रश्न में पूछा गया है। ऐसी हवेली जिस पर किसी भी कलाकृति का दोहराव नहीं हो, वह कौन सी हवेली है, नथमल की हवेली। ठीक है, नथमल की हवेली के निर्माता कौन है, तो दो भाई है, हाथी और लालू। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। फिर सालिम सिंह की हवेली। ठीक है, इसमें क्या खास बात है, पहली बात तो सालिम सिंह की हवेली को मोती महल भी कहा जाता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसलमेर की सबसे ऊंची हवेली है सालिम सिंह की हवेली। ठीक है, इस सालिम सिंह की हवेली जो है ये सबसे ऊंची, मतलब 9 मंजिला है, 9 फ्लोर है, लेकिन वर्तमान में 7 ही मंजिल है। आप कहेंगे फिर कोई बात नहीं, तो 2 मंजिल जो है वो हटा दी, क्योंकि 2 मंजिल जो ऊपर की 8वीं और 9वीं मंजिल थी वो लकड़ी से बनी हुई थी, वुड। ठीक है, और लकड़ी से क्या चीज़ें ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक थोड़ा रिस्की रहती है, हो सकता है उसमें थोड़ी बहुत भीगने से या फिर संभाल ना हो। ये बात तो सच है
कि हमारे हवेलियों की उतनी संभाल नहीं हो पा रही है। सीकर साइड की हवेलियां बहुत फेमस है, सीकर की भी, लेकिन उसमें भी भित्ति चित्र वगैरह के लिए, लेकिन वहाँ की भी संभाल नहीं हो पा रही है। तो जब हवेलियों की संभाल नहीं हो पाती है, ढंग से देख रेख नहीं हो पाती है, तो फिर हवेलियों की थोड़ी हालत बिगड़ जाती है। तो फिर 2 फ्लोर सेफ्टी फीचर के हिसाब से जो लकड़ी की बनी, तो दोनों फ्लोर को हटा दिया, तो 7 फ्लोर जो अभी ये मौजूद है। लिखा तो था मैंने शायद कहीं। जैसलमेर की सबसे ऊंची हवेली ये रहा, बिल्कुल 9 मंजिला थी, वर्तमान में 7 मंजिला है। 8वीं मंजिल को शीश महल और 9वीं मंजिल को रंग महल कहा जाता था, लेकिन अब ये दोनों मंजिलें जो है हटा दी गई है। शीश महल और रंग महल 8वीं और 9वीं मंजिल, 7 मंजिला बिल्डिंग अब रही है। मोती महल भी सालिम सिंह की हवेली को कहा जाता है। जैसलमेर की सबसे ऊंची हवेली कौन सी? सालिम सिंह की हवेली। सबसे इंपॉर्टेंट फिर आ गई पटवों की हवेली। मैंने कहीं कहीं पर फोटो भी लगाई, बाकी ज़्यादा फोटोज में जाना नहीं है। हवेलियाँ एक जैसी है, शानदार शानदार भव्य बनी हुई है। ये पटवों की हवेली है, ठीक है। आप चाहो तो अपने हिसाब से नेट पे कहीं पर भी देख भी सकते हो, वैसी कोई बात नहीं है। ये पटवों की हवेली है, बहुत ही शानदार है, ठीक है, बहुत ही शानदार बनी हुई है। पटवों की हवेली की क्या खास बात है? पटवों की हवेली की खास बात है कि एक तो भव्य तो खैर है, 1 मिनट इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा ना। पटवों की जो हवेली है, 1 मिनट, पटवों की जो हवेली है इसको आपको ये देखना है। हैंग हो गया भाई थोड़ा सा, ये देखो। एक तो इसके निर्माता से प्रश्न आया है, ठीक है, एक तो इसके निर्माता से प्रश्न आता है कि पटवों की हवेली के निर्माता कौन है। तो पटवों की हवेली के निर्माता कौन है? गुमान चंद बापना। गुमान चंद बापना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पटवों की हवेली के गुमान चंद बापना जो है वो निर्माता है। दूसरी बात, ये इतनी शानदार बनी हुई है पटवों की हवेली, इसमें हिंदू, ईरानी, यहूदी और मुगल स्थापत्य कला का भी सुंदर समन्वय किया गया है। बहुत ही शानदार है। थोड़ा बहुत इन सभी स्थापत्य कला का अपन इसमें यूज देख सकते हैं। जैसलमेर का हृदय इसको कहा जाता है। इतनी प्यारी बनी हुई है पटवों की हवेली कि जैसलमेर का हृदय से कहते हैं। एक बार इसको बैठाना ही पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये तो मामला इसका गड़बड़ है। चलिए यहाँ से, तब सुनो मेरी बात। इसमें क्या हुआ, ये जो पटवों की हवेली है, ये गुमानचंद बापना, हिंदू, ईरानी, यहूदी, मुगल स्थापत्य कला का सुंदर समन्वय इसमें है, जैसलमेर का हृदय। लेकिन प्रश्न क्या आता है? प्रश्न इसमें यह आता है कि जो ये पटवों की हवेली है, ये ध्यान रखना, ये कोई एक हवेली नहीं है, बहुत ही शानदार भव्य है। ये 5 हवेली है, 5 हवेलियों का समूह है ये, ठीक है ना, 5 हवेलियों का समूह है, समझे? तो ये 5 हवेलियों का समूह है, न कि एक हवेली, क्योंकि गुमानचंद बापना के 5 बेटे थे, पांचों ने एक एक मंजिल बनाई, इसलिए 5 हवेलियां हैं और 5 ही मंजिला है। समझ पाए? तो 5 मंजिला है, ये भव्य बिल्डिंग बनी हुई है, 5 हवेलियों का समूह है, 5 मंजिला। प्रश्न आ सकता है तो पटवों की हवेली नाम की हवेलियां ही बोल दो भले आप, ठीक है ना, लेकिन है एक ही जगह, बहुत ही भव्य थी। थोड़ा सा हैंग हो गया ये भाई, है ना, हो जाता है। चलो अब तो वापस हो रहा है, ठीक मामला इसका। तो बहुत ही भव्य आपने देख ली होगी, खैर थोड़ी छोटी करके अपने वापस यहाँ रख देते हैं, कभी कभी ये भी बोल जाता है। चलो ठीक है, पटवों की हवेली हो गई। तो ये 5 हवेलियों का समूह है, ये भी ध्यान रखें। चौथी हो जाएगी कुलधरा की हवेली। ये हो गई भाई जैसलमेर की अपने 4 हवेलियाँ, ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं चलूँ वापस तो नात में जैसलमेर की हवेली की मैं अगर बात करूँ तो जैसलमेर की हवेली की वेरी इजी एक ट्रिक है। नात में सापट धरा, नतमल की हवेली, ठीक है, सालिम सिंह की हवेली जिसको मोती महल भी कहते हैं, और पटवों की हवेली जिसके निर्माता गुमानचंद बापना है, जैसलमेर का हृदय कहा जाता है। ये एक हवेली ना हो के 5 हवेलियों का समूह है, 5 मंजिला है। और कुलधरा की हवेली, ये आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। और नतमल की हवेली के निर्माता हाथी व लालू है, दोनों भाई है। और इसमें ये खास बात ये है कि इस पर किसी भी कलाकृति का दोहराव नहीं हुआ है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगली मैं बात करूँ बीकानेर की हवेलियाँ। बीकानेर की हवेली में देखो सबसे इंपॉर्टेंट तो है वो है बछावतों की हवेली। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है क्योंकि ये बीकानेर की जितनी भी हवेलियाँ बनी उनमें सबसे प्राचीन है, एंशियंट, वो सबसे पुरानी यही है। तो बीकानेर की सबसे प्राचीन हवेली कौन सी है? तो वो है बछावतों की हवेली, ठीक है। और इसका निर्माण हुआ था 1583 में कर्ण सिंह बछावत के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। ये बहुत बार प्रश्न आता है कि बीकानेर की सबसे प्राचीन हवेली कौन सी है? तो वह बछावतों की हवेली, ठीक है, बीकानेर की सबसे
प्राचीन हवेली, ये ध्यान रखना। और बीकानेर में इतनी हवेलियां हैं इसलिए हवेलियों का शहर कहते हैं बीकानेर को। कह रहा आगे लिखवा दूंगा। इसके अलावा भी आपको बहुत सारी हवेलियों से प्रश्न आते हैं, न जाने कितनी बार आते हैं। मोहता हवेली, रामपुरिया हवेली, डागा हवेली, गुलेछा हवेली, बागड़ी हवेली, गुलेछा जोधपुर में भी, यहाँ पर भी है। कोठारी हवेली, सेठिया हवेली, बांटिया हवेली, ओसवाल, महेश्वरी, रिखजी, मुंदड़ा। मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जितने भी नाम है ना, ये सब सरनेम है। ये बनिया जाति में सेठू जाति के सरनेम है। देखो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी बेस है, बछावत बेस है बीकानेर, वो तो वैसे ही याद रह जाएगी, वो तो सबसे प्राचीन है, जो कर्ण सिंह बछावत ने निर्माण करवाया था। उसके बाद में जितने भी है वो आप जैसे मेहता सरनेम होता है, ठीक है। डागा, गुलेछा, बागड़ी, कोठारी, बांटिया, ओसवाल, महेश्वरी, ये सारी जितने भी सरनेम वाली, मुंदड़ा, ये सब सरनेम वाली जितनी भी हवेलियां हैं बीकानेर में। ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतनी सारी ट्रिक बहुत बड़ी हो जाएगी। इसलिए आप क्या करना है, सरनेमों वाली याद कर लो कि जितने भी मुंदड़ा, ओसवाल, बागड़ी, बांटिया, महेश्वरी, ये जितने भी कोठारी, ये सब कहाँ पर है, ये बीकानेर की हवेलियां है। ये मैंने कुछ बीकानेर की हवेलियों के बारे में कुछ खास बातें भी लिखी है कि बीकानेर की हवेलियां, पहली बात तो लाल, जैसे जैसलमेर की पीले पत्थरों का प्रयोग ज़्यादा हुआ है, तो बीकानेर की हवेलियां लाल पत्थर से निर्मित है। बीकानेर की हवेलियों की सजावट में मुगल, किशनगढ़ एवं यूरोपीय चित्रशैली का प्रयोग थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, मतलब इनका भी कहीं ना कहीं जो है प्रयोग हुआ है। हवेलियों का शहर बीकानेर को ही कहा जाता है, ध्यान रखना, हवेलियों का शहर बीकानेर, ठीक है। वर्ष 2012 में राजस्थान की भव्य विरासत ने इन हवेलियों को, एक कार्यक्रम था वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच, ठीक है, 2012 की बात है। उस कार्यक्रम में बीकानेर की सभी हवेलियों को शामिल किया, कितनी भव्य हवेलियां हैं। तो वर्ष 2012 में राजस्थान की भव्य विरासत ने इन हवेलियों को वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच कार्यक्रम में शामिल किया था। ये कुछ फैक्ट है, हालांकि यहाँ से तो प्रश्न आ चुका, यहाँ से प्रश्न आ चुका, बाकी प्रश्न आए नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हर चीज़ लेके चलें क्योंकि प्रश्न जो आएगा अपन को पूछ के नहीं आएगा, ठीक है। ये भी आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। ये बीकानेर की हवेलियां कंप्लीट हो गई, सारी हवेलियां एक बार देख लेना। बछावतों की हवेली, मोहता की हवेली, रामपुरिया की हवेली, डागा हवेली, गुलेछा हवेली, बागड़ी हवेली, कोठारी हवेली, सेठिया हवेली, बांटिया हवेली, ओसवाल, महेश्वरी, रिखजी, मुंदड़ा, ठीक है। ये 13 हवेलियां कंप्लीट हो गई है और ये उनके बारे में फैक्ट है, हवेलियों का शहर बीकानेर। अब बात करते हैं बीकानेर के पास में ही चूरू। तो चूरू की हवेलियां में क्या है कि जहां ट्रिक बन सकती है वो बनाई मैंने, वेरी इजी। राम जो है, भगवान राम मान लीजिए, आपको पता है वो मासूम है, दानी है, दानी तो है ही, भगवान सबको खुश रखते हैं। तो राम मासूम व दानी है, मासूम भी है और दानी, हालांकि मासूम ऐसे नहीं लिखते, मैंने ट्रिक के हिसाब से शू लिखा है, एडजस्ट कर लेना। तो राम मासूम व दानी है, दोनों, मासूम भी है, दानी भी है, दान भी खूब करते हैं। राम से हो जाएगी राम विलास की। अच्छा, चूरू है, अब मेरी बात समझना, चूरू का मतलब ऐसा मान लो कि चूरमा, ठीक है। और चूरमे का भोग, राजस्थान में मैप याद करो, चूरमे का भोग अपन भगवान का चढ़ाते हैं, भगवान का मतलब राम है, तो राम वाली ट्रिक चूरू चूरमा से है, ऐसे लिंक करवा लेना। ट्रिक के भी मिक्स हो जाती है, कौन सी ट्रिक किसमें थी, तो ध्यान रखना, चूरमे वाली ट्रिक चूरू। तो राम मतलब चूरमा मतलब राम के भोग चढ़ता है ऐसे। तो राम मासूम वेदानी है, राम से तो है रामविलास की हवेली, माँ से मालजी का कमरा। ये मालजी का कमरा भी 100 कमरू जितना है, हालांकि 100 कमरे से बने हुए नहीं है, लेकिन इसे कहते हैं कि इतना बड़ा और भव्य शानदार है, हवेली जैसा, कि उसे अपने गांव में नहीं कहते क्या, जैसे कभी कभी आप गांव में कभी जाते हो, देखना कि एक बड़ा सा एक मतलब कमरा हो, अगर बड़ा सा शानदार बना हुआ, जो अपन फार्म हाउस वगैरह बना लेते हैं कभी कभी गेस्ट रूम के तौर पर, कहते हैं ना यार ये तो 10 कमरू जितना है, मतलब ऐसे कहावत है। वैसे ये मालजी का कमरा जो 100 कमरों वाला महल कहते हैं इसको, जबकि 100 कमरे है नहीं, लेकिन इतना बड़ा और भव्य बना हुआ है। तो ये वर्तमान में अब हेरिटेज होटल बन चुका है। मैंने कहा ना, खूब सारी जगहों को हेरिटेज होटल भी बना देते हैं ताकि उनको ऐसे लोग, क्योंकि हेरिटेज होटल का मतलब वहाँ पर लोग आके रुकते हैं। तो मालजी का कमरा ये 100 कमरों का महल है, वर्तमान में हेरिटेज होटल है, अंग्रेज खूब रुकते हैं यहाँ पर आके, टूरिस्ट। शुराना की हवेली बहुत ही फेमस है, 1100 दरवाजे और खिड़कियाँ इसमें, ये भी फेमस है। 1100 दरवाजे और खिड़कियों वाली कौन सी हवेली है, शुराना की हवेली। 1100 दरवाजे और खिड़कियों वाली शुराना हवेली कहाँ पर बनी हुई है, चूरू में। मंत्रियों की हवेली, ठीक है, मंत्री साहब कहाँ रहते हैं, लगभग सारे के सारे मंत्री चूरू में, ठीक है, ओके, क्योंकि राम है, राम तो सबके मंत्री है। अब एक चीज और है, हालांकि पहले सुजानगढ़ चूरू में आता था,
अब सुजानगढ़ नया जिला बन गया। लेकिन ट्रिक में इसी में अपन जोड़ेंगे, दानी वाली ट्रिक है ना, जैसे वो अपन ने फलौदी वाली जोड़ी थी, क्योंकि ट्रिक कनेक्टिविटी पास में रहे। दानचंद्र की हवेली या दयानंद चोपड़ा की हवेली, ये कहा जाता है कि दयानंद चोपड़ा जी जो इतना दान करते थे, इसलिए आज भी कोई मतलब इनकी जो हवेली वो बहुत फेमस है दान करने के लिए। मतलब दान का मतलब भाई जैसे गरीबों में या अकाल राहत कार्यों में ये दान करते थे। तो दानचंद्र की हवेली या दयानंद चोपड़ा की हवेली सुजानगढ़ में है। राजस्थान में दान देने में सर्वाधिक प्रसिद्ध अगर कोई हवेली है तो यही हवेली दयानंद चोपड़ा की हवेली। ध्यान रखें, ये प्रश्न बहुत बार सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सिविल सर्विस में आया है कि दयानंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पर है। सिर्फ सुजानगढ़ और लिखा हुआ है, चूरू भी नहीं है, पहले भी जब दोनों थे तब भी। तो ध्यान रखें, सुजानगढ़ याद रखना और दानचंद्र की हवेली सुजानगढ़। सुजानगढ़ अब तो जिला बन गया तो अपन को वैसे भी अलग से याद करना है। और शेखावाटी में तो हवेलियाँ इतनी है, बहुत ज़्यादा शेखावाटी में हवेलियाँ हैं। शेखावाटी की कलाकृतियों में जो हवेलियाँ प्रसिद्ध, वैसे तो हवेलियों का शहर बीकानेर है, लेकिन इनकी जो कलाकृतियाँ हैं, भित्ति चित्र है ना, इसके लिए सीकर प्रसिद्ध है, मतलब शेखावाटी प्रसिद्ध है। शेखावाटी में भी बेसिकली लगभग इलाका पूरा झुंझुनू का ही है। ये झुंझुनू प्रॉपर झुंझुनू, बिसाऊ भी झुंझुनू ही है, चिड़ाव भी झुंझुनू ही है, नवलगढ़ ये सिकर वाला नाम के झुंझुनू वाला है, झुंझुनू है, और महेंद्रसर या महेंद्रसर भी झुंझुनू ही है। ये वैसे झुंझुनू ही है लेकिन झुंझुनू लिखा हुआ नहीं आता, बिसाऊ लिखा हुआ आता है कि ये हवेली कहाँ पर है, उसमें झुंझुनू ऑप्शन में नहीं है, बिसाऊ है। इसलिए ये जगह, क्योंकि ये जगह विशेष की फेमस है, जगह विशेष प्रसिद्धि है, ध्यान रखना। तो इसलिए अपन को जगह भी याद करनी पड़ेगी कि शेखावाटी की हवेलियों में झुंझुनू में कौन कौन सी हवेलियाँ हैं। तो वो है ईश्वरदास मोदी की हवेली, टिबड़े वाला इस सरनेम के हिसाब से हो जाता है, टिबड़े वाला की हवेली और धरकाजी की हवेली। ठीक है, झुंझुनू में भित्ति चित्र दर्शनीय है, इसमें कोई डाउट नहीं है। भित्ति चित्र का मतलब है दीवारों पे जो डायग्राम ड्राइंग की जाती है, बेसिकली नेचर वगैरह को दिखाया जाता है। बिसाऊ के अंदर, बिसाऊ में नाथुराम पोद्दार हवेली, हीरालाल बनारसी लाल की हवेली, जयदयाल केडिया की हवेली। केडिया सरनेम से जयपुर में आपको पता कितना केडिया वालों ने काम किया है, तो शुरू से सेट लॉग है। सीताराम सिंगतिया की हवेली। तो ध्यान रखें, बिसाऊ में नाथुराम पोद्दार, हीरालाल। यहाँ पर सुनो, यहाँ पर नाथुराम पोद्दार है, दोनों प्रश्न बहुत बार आए हैं। नाथुराम पोद्दार की हवेली तो बिसाऊ और पोद्दार की हवेली नवलगढ़, ये प्रश्न दोनों अलग अलग एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। सुन लिया ना आपने, वेरी इंपॉर्टेंट है। नाथूलाल पोद्दार की हवेली बिसाऊ है, हालांकि ये तो झुंझुनू ही, और पोद्दार की हवेली नवलगढ़ झुंझुनू। जयदयाल केडिया की हवेली सीताराम सिंगतिया की हवेली। ठीक है, चिड़ावा में बागड़िया की हवेली और डालमिया की हवेली। नवलगढ़ में भक्तों की हवेली, रूपनी। वैसे ये नवलगढ़ अगर अलग भी जिले में चला जाए ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जगह विशेष से प्रश्न आएगा। भक्तों की हवेली, रूपनिवास हवेली, जालान हवेली, पोद्दार हवेली और भगेरिया की हवेली। नवलगढ़ जगह से याद करना है, जगह मत भूल जाना, जगह से ही प्रश्न है आज तक जो भी आए हैं। नवलगढ़ शेखावाटी में हवेलियों का नगर या शहर है। देखो, राजस्थान में हवेलियों का शहर तो फिर तो बीकानेर है, लेकिन अगर शेखावाटी में पूछे तो नवलगढ़ है। ठीक है, और शेखावाटी की इसको गोल्डन सिटी कहा जाता है, शेखावाटी की स्वर्ण नगरी है नवलगढ़। और फिर है महेंद्रसर या महेंद्रसर, इसमें वेरी फेमस सोने चांदी की हवेली, इतनी बार पूछा है। ठीक है, और सोने चांदी को किसमें अपन कहते हैं ना, 5 तोला 4 तोला, तो जहां पर सोना चांदी है वहीं पर तोला राम जी का कमरा भी है। तो ध्यान रखें, सोने चांदी को तोड़े में तोला जाता है, 5 तोला 10 तोला। ठीक है, तो सोने चांदी की हवेली, तोला राम जी का कमरा, दोनों ही महेंद्रसर या महेंद्रसर में। या फिर ऐसे याद रख लो कि सोना चांदी जो कि तोड़े में होती है उसको ये सब, और जब शादी होती है तो मेहंदी भी लगाते हैं, महेंद्रसर या महेंद्रसर सोना चांदी भी खरीदते हैं, जिसको तोड़े में खरीदते हैं। तो शादी ब्याह वाला मामला जो पूरा है वो महेंद्रसर सोने चांदी वाला, मेहंदी लगाने वाला, तो महेंद्रसर सोने चांदी, तोड़ा राम जी कमरा, दोनों वहीं पर है। ठीक है ना, इस तरीके से आपको याद रखना है। फिर दूसरी बात, चिड़ाव में डा आता है तो बगड़िया में डा आता है, डालमिया में डा आता है, तो ये वैसे याद हो जाएगा डा। मतलब ये तरीके हैं, मैं तो हमेशा ऐसे याद करता हूँ, चार्ट मेरे दिमाग में रहता है, कभी भी एग्जाम में गलत नहीं होता क्वेश्चन, क्योंकि वो फिर वो चीज़ घूमती है। तो हड़ा चिड़ाव में डा, डालमिया को बड़ा मान लेना याद करने के हिसाब से, तो ये हो जाएगा। बाकी दोनों ये याद हो गए। नवलगढ़ में और नाथुराम पोद्दार वाली हवेली ये वेरी फेमस है। नाथुराम पोद्दार तो बिसाऊ में है, ठीक है, और पोद्दार हवेली नवलगढ़ में है। इनको थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना और बाकी अपने हिसाब से ये सारी चीज़ देखते रहना। झुंझुनू में ईश्वरदास मोदी है,
टिबड़े वाला है, ठीक है। मोदी टिबड़े वाला मतलब ऊंचे वाला, ये समझ जाना। ये सब बातें वेरी इंपॉर्टेंट है, जो सिलेक्टेड है वो याद रखनी है। फिर मंडावा भी शेखावाटी झुंझुनू में जगह पड़ती है। मंडावा की वेरी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं तो रामनाथ गोयनका तो वेरी इंपॉर्टेंट याद कर लेना भाई, क्योंकि रामप्रसाद गोयनका है खैर वो, ठीक है। रामप्रसाद में तो नहीं, रामनाथ ही है। तो रामनाथ गोयनका की हवेली, सागरमल लड़िया की हवेली, रामदेव चौखानी की हवेली, हनुमान प्रसाद गोयनका की हवेली, मुरमुरिया हवेली, मोहनलाल सर्राफ की हवेली। ये गोयनका फैमिली, गोयनका वाली चीज़ ध्यान रखना, ये जो है रामप्रसाद या रामनाथ। वैसे रामप्रसाद गोयनका जो है एक पत्र अलग से लिखना, कोई इसमें हवेली से संबंधित है भी नहीं, लेकिन वो गोयनका सरनेम आ गया इसलिए बन लिख देते हैं। पत्रकारिता के मामले में रामप्रसाद गोयनका पुरस्कार दिया जाता है, जो अच्छा काम करता है, अच्छे पत्रकार जो होते हैं, पत्रकारिता पुरस्कार है ये। तो रामप्रसाद गोयनका पत्रकारिता क्षेत्र में जर्नलिस्ट के एरिया में पुरस्कार दिया जाता है। अलग से साइड में लिख लेना, क्योंकि ऐसी चीज जोड़ लिया करो। ढूंढलोद की में एक ये गोयनका हवेली, गोयनका सरनेम वाले बड़े सेट होते थे। और एक है मुकुंदगढ़ में केसर देव कनौड़िया की हवेली है। ये सब शेखावाटी झुंझुनू के क्षेत्र है। राधा कृष्ण कनौड़िया की हवेली, ठीक है। कनौड़िया मुकुंदगढ़, ठीक है ना। और सीकर की मैं अगर बात करूं, प्रॉपर सीकर में बहुत ही भव्य हवेलियां बनी हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट है, जो पता नहीं कितनी बार पूछी जा चुकी, लेकिन उसमें लिखा हुआ क्या था, सीकर नहीं था, कि पंसारी की हवेली है श्री माधोपुर, सवाई माधोपुर नहीं, श्री माधोपुर सीकर में एक जगह पड़ती है। पंसारी की हवेली इतना पूछा जाता, पंसारी जानते होंगे, जैसे बाणी बाणी दुकान होते हैं, पंसारी दुकान बोलते हैं उसको, तो ये सेठों का काम था, वही चीज़ है। तो पंसारी की हवेली, केडिया व राठी की हवेली लक्ष्मणगढ़ सीकर, गेरीलाल बियाणी की हवेली सीकर, ठीक है। और ताराचंद रुइया की हवेली रामगढ़ सीकर, नंदलाल देवड़ा की हवेली और कन्हैयालाल गोयनका की हवेली, दोनों हवेलियां फतेहपुर सीकर। यानी कि ये सारे की सारी सीकर की हवेलियां हैं, ठीक है ना। सारा शेखावाटी डिपार्टमेंट अपन ने कंप्लीट कर लिया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ढंग से पढ़ लेना इसको। इसके बाद में बात करते हैं जयपुर की हवेलियाँ। जयपुर में भी 9 हवेलियाँ वेरी फेमस है, बहुत बार पूछा जाता है। ट्रिक मैंने इसको शानदार बना दी है, पहले तो और भी 3-4 लिखी होगी आपने, लेकिन मैंने कहा था ना, कंटेंट जब मैं मेहनत करता हूँ फिर फुल ज़बरदस्ती करेंगे। जयपुर में बहुत ही प्यारे प्यारे लोग रहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखें, जयपुर की ट्रिक क्या बनेगी कि प्यारे सलीम चुप रहो, ज़्यादा मत बोलो, ठीक है। प्यारे सलीम चुप रहो, खास नाना धर देंगे भाई, जैसे कहते हैं ना कि प्यारे सलीम ज़्यादा मत बोल, नाना धर देंगे भी 2-4 कान के नीचे, ठीक है ना। तो वैसे ही है, अपन को बस नाना से पहले जोड़ना है खास नाना, मतलब मेरे सगे नाना, ऐसा मान लो। तो प्यारे सलीम चुप रहो, खास नाना धर देंगे, ठीक है। प्यारे से हो जाएगा प्यारे मियाँ की हवेली, ठीक है। सलीम से हो जाएगा सलीम मंजिल की हवेली, चू से हो जाएगा चूर सिंह की हवेली, पै से हो जाएगा पुरोहित जी की हवेली। पूछा गया है बहुत बार पुरोहित जी की हवेली। और प्यारे मियाँ, अब ध्यान रखना, बड़े मियाँ की हवेली जोधपुर, प्यारे मियाँ की हवेली जयपुर, ये भी ध्यान रखना। ख्वास जी की हवेली, नाटाणी सरनेम होता है, नाटाणी की हवेली, नाना जी की हवेली, नाना पहले वाले ना से नाना जी की हवेली है, और दूसरे वाले ना से क्या बनाया भाई, दूसरे वाले ना से भी कुछ है क्या, नहीं, नाना नाटाणी दोनों ना कंप्लीट हो गए। पहले वाले ना से नाटाणी, दूसरे वाले ना से नाना जी, वो नाना जी 2 जगह काम आ गए अपने। फिर धर से ध ले लिया अपने, धा भाई जी की हवेली, और रे से रत्नाकर पुंडरिक की हवेली, ये भी पूछा गया प्रश्न, ठीक है। तो सारी चीज़ें याद रख लेना कि प्यारे सलीम चुप रहो, खास नाना धर देंगे। तो प्यारे मियाँ की हवेली, सलीम मंजिल की हवेली, चूर सिंह की हवेली, पुरोहित जी की हवेली, ख्वास जी की हवेली, नाटाणियों की हवेली, नाना जी की हवेली, धाबाई जी की हवेली और रत्नाकर पुंडरी की हवेली, ये भाई जयपुर की हवेलियाँ। प्यारे सलीम चुप रहो, खास नाना धर देंगे। कोटा की हवेली, कोटा में आपको पता है, जब मैंने कोटा का इतिहास पढ़ाया था आपको, बहुत ही गजब का सेशन हुआ था आपने वो। कोटा के जालिम सिंह झाला जो है, जालिम सिंह झाला राजा थे, बस उन्हीं के द्वारा बनाई गई। तो झाला जी खुद की झाला की हवेली, अच्छा सुनो, कभी कभी सिर्फ झाला भी आ जाता है, झाला की हवेली, ठीक है ना। तो झाला जी की हवेली या झाला की हवेली कहाँ पर है, कोटा। और बड़े देवता की हवेली या देवता श्रीधर जी की हवेली, बात एक ही रख लेना, देवता वाली, तो देवता श्रीधर जी की हवेली या बड़े देवता की हवेली भी कोटा। जालिम सिंह झाला द्वारा निर्मित है दोनों हवेलियां। और भित्ति चित्रों जिसमें आखेट यानी शिकार को अगर दिखाया गया है, देखो भित्ति चित्र में तो शेखावाटी वाली भी है, लेकिन उसमें थोड़े नेचर को दिखाया गया है, पेड़ पौधों को, प्रकृति को।
इसमें शिकार करते हुए अगर दिखाया गया तो कोटा में, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना। कोटा के पास झालावाड़, झालावाड़ में वापस सालिम सिंह की हवेली है भाई, ध्यान रखना, इसमें भी ध्यान रखना। सालिम सिंह की हवेली, काले बाबू की हवेली, बाबू कैसा हो गया है, धूप में पक पक के काला हो गया, ठीक है ना, काले बाबू की हवेली। सात खां की हवेली, गुलजार हवेली, दीवान साहब हवेली, पुरोहित जी की हवेली, ये है झालावाड़ की हवेली, ठीक है ना। वैसे देखो याद रख लेना, जैसे सालिम है तो जालिम सिंह झाला, वो तो जालिम, वैसे सालिम झालावाड़, झाला सालिम, ऐसे मतलब बिठा लेना ताकि वो कन्फ्यूजन हो, सालिम सिंह वाला भी मिट जाएगा। काले बाबू, रसात खां, गुलजार, दीवान और पुरोहित जी की हवेली झालावाड़ में। उदयपुर में बहुत ही फेमस हवेली है, बहुत ही फेमस है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बागोर की हवेली। और बहुत बार प्रश्न यहाँ से पूछा गया है बागोर की हवेली से। पहली बात तो ये कि पिछोला झील के किनारे बनी हुई है, मैंने हालांकि और जब झीलें वगैरह पढ़ाऊंगा तो इसी से कंटेंट जोड़ता रहूँगा। ये पिछोला के मतलब क्या नाम, बागोर की हवेली है, बहुत ही फेमस, बहुत ही प्यारी, बहुत ही भव्य, ठीक है ना, बहुत ही भव्य बनी हुई है। आराम से, कह ये तो आप देख भी सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो बागोर की हवेली है, इस हवेली में विश्व की सबसे लंबी पगड़ी, कभी अपन इस पर व्लॉग बनाएंगे भाई, बहुत ही बड़ी पगड़ी है, इतनी बड़ी। तो विश्व की सबसे लंबी पगड़ी कहाँ रखी हुई है, बागोर की हवेली उदयपुर में। निर्माता कौन थे, अमरचंद बड़वा। 1751 से 1778 के टाइम पीरियड में अमरचंद बड़वा ने बागोर की हवेली का निर्माण कराया। एक नाम मैंने और लिखा था पहले, आपने वो नोट्स में देखे होंगे जो अपन ने उसकी, वो है गुमानचंद बापना, ये भी ध्यान रखना, ये भी वेरी फेमस नाम है। इनकी पटुओं की हवेली बापना वाले है ना, गुमानचंद बापना में पटुओं की हवेली है। और ये जो अपन ने पढ़ी है, ये है अपने सबसे लंबी पगड़ी वाले अमरचंद बड़वा है, कहाँ ये रहा। तो अमरचंद बड़वा जो है, ये अमरचंद बड़वा है जिन्होंने उदयपुर की बागोर हवेली बनवाई थी पिछोला झील के किनारे 1986 में। 1986 ईस्वी के बाद में 1986 से इस हवेली में पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र, जो मैंने कहा अपन ने पढ़ा था जब वो संस्थान पढ़े थे, मैंने कहा था ना बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। तो पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर जो है उसको संचालित किया जाता है, या फिर ऐसा मान लो कि उसका यहाँ पर कार्यालय है। अब तो समझ में आ गई क्या, प्रश्न आया हुआ है कि निम्न में से कौन सी हवेली में पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र संचालित किया जा रहा है, तो वो बागोर की हवेली उदयपुर में, ठीक है ना। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। फिर एक आदि और है, अजमेर की हवेली। अजमेर में एक ही हवेली है, बादशाह की हवेली, ठीक है, जो अपने पुरातत्व विभाग आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट जो होता है उसके द्वारा बनवाई गई थी। और टोंक की हवेली सुनहरी कोठी, ये टोंक की हवेली है। ये था भाई सेशन, कैसा लगा जरूर कमेंट करना।